अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। इश्क को है गिरा टीम क्लासिक एपिसोड क्रेडिट गोज़ टू तोबा कामरान, आशमा अशफाक, बुलंद बख्त, आरुश खान, साया नाज, प्रूफेड बाय कनवा गाजी। सो लेट्स स्टार्ट। इश्क दरिया है, ये सहरा नहीं होने वाला। तू तो कहता था कि ऐसा नहीं होने वाला। ये हिजाबात जो हाइल हैं, अगर उठ भी जाएं, मेरी हैरत में इजाफा नहीं होने वाला है। सफ़र शर्त मेरे गोशा नशीब बांध कमर, बैठे बैठे तो करिश्मा नहीं होने वाला। कौन गुज़रा है मसीहाना नज़र करता हुआ, लोग कहते थे कि अच्छा नहीं होने वाला। दिल का आना भी अजब है कि ये उस पर आया, मेरा होके भी जो मेरा नहीं होने वाला। शहर इक़्तिदार के साथ साथ पूरे मुल्क में भी इंतखाबी मौसम जमकर उतरा था। हर ज़ीरो की ज़बान पर सियासत, इंतखाबी मुहिमात, जलसों और सियासतदानों का चर्चा था। उम्मीदवारों के साथ साथ आम शहरी भी आम इंतखाबात के लिए खासे पुरजोश थे। हर गुज़रता दिन ज़ुल्फ़िकार सियाल की मसरूफियात में इजाफा करता जा रहा था। वो आजकल सब बुलाए से भी इंतखाबी मुहिम में लगा हुआ था। मसरूफियत इतनी थी कि वह घरों दर वालों से तो बिल्कुल जैसे कट ही गया था। कुछ दिनों के लिए सारा खुदा बख्श भी उसके जहन से महव हो चुकी थी, मगर उसे इल्म ही ना था कि वह तो हर पल उसके साथ थी। इम्तियाज़ उम्र वाले वाक़या-बात से वह मुसलसल लवेज़ा की जानिब से मौसूल होने वाली मेल्स पर ख़ुसूसी ध्यान दे रहा था। उसके कुछ मशवरों पर उसे एतराज़ भी होता, तो वह गुस्सा करने के बजाय इब्राहीम के ज़रिए मुनासिब अल्फाज में अपना इख्तिलाफ़ उस तक पहुँचा देता था। लवेज़ा भी बिना किसी तरद्दुद के उसे किसी नए मशवरे से नवाज देती थी। वो कभी भी किसी जलसे में तकरीर के दौरान कागज़ात का पलंदा अपने सामने रोल कर नहीं रखता था, बल्कि वह अपने ज़हन में चंद महसूस निकात पर अपना होमवर्क मुकम्मल करके बाकी हर बात अपने दिल से कहा करता था। किसे बोलने के दौरान नज़रें झुकाने के बजाय अपनी निगाहें सामने जमे मजमे की आंखों में गाड़ना पसंद था। वो अपनी तकारीर में लवेज़ा की जानिब से भेजे गए सारे तो नहीं, मगर ज़्यादातर निकात शामिल कर लिया करता था। अभी भी वो कुछ देर पहले ही एक जलसे से फारिग होकर पार्टी के दफ्तर आया था, जहाँ कुछ देर बाद उसे एक इजलास की सरबराही भी करनी थी। वो इस वक्त अपने दफ्तर में अकेला था। कुर्सी से टेक लगाए वो खुनकी ज़दा माहौल में बैठा ख्वाम मुस्कुराए जा रहा था। यूँ कहना दुरुस्त रहेगा कि मुतवक्का जीत की होशी में उसकी मुस्कुराहट मादूम नहीं हो रही थी। लवेज़ा के दिए हुए मशवरों और उसके बरवक्त किए गए फैसलों से तो यही लग रहा था कि इसके बाद कोई इसे सीट पर बैठने से नहीं रोक सकेगा। वो आज फिर इन पुरानी मेल्स को निकाल कर पढ़ रहा था, जिसमें लवेज़ा ने मुकम्मल लाए-ए-अमल तैयार करके उसे भेजा था। आखिरी कंप्लेन, आखिरी मशवरा और आखिरी चोट। इस मेल पर आते ही ज़ुल्फ़िकार के लबों पर एक जानदार मुस्कुराहट रिंग गई। जीतता वो है जो अपने हथियार दिखाकर आखिरी वक़्त पर उन्हें बदल देता है। याद रखिएगा, हमेशा अपना प्लान ए मज़बूत रखें, प्लान बी दोस्तों को बताएं और प्लान सी दुश्मनों पर शुरू कर दें। और जब आप अचानक प्लान ए के साथ इन पर धावा बोलेंगे, तो दुश्मन जिन्होंने प्लान सी की तैयारी कर रखी होगी, आपके प्लान ए का मुकाबला कभी नहीं कर सकेंगे। वो इस मेल को न जाने कितनी बार पढ़ चुका था। उसके पास 3 प्लान थे। वैसा ही प्लान ए जो उसे और टीम के चंद एक खास अफराद को मालूम था, प्लान बी जो बाकी तमाम टीम और दोस्तों को मालूम था, और वो भी जानता था कि ये उसके दुश्मनों को भी मालूम होगा। आस्तीन के सांप जिंदाबाद। प्लान सी जिसका चीख का ऐलान कुछ देर पहले खुद अपनी तकरीर में कराया था। कुछ सोचते हुए एक बार फिर एक खूबसूरत मुस्कुराहट उसके चेहरे पर छा गई। तो अब बारी है इन तमाम लोगों की हार की, जिन्होंने समझा कि ज़ुल्फ़िकार सियासत में बहुत अच्छा है। नो, आई एम गोइंग टू किल एवरीवन हू मिसअंडरस्टूड मी। सियासत में सिर्फ एक प्लान के साथ उतरना वाकई ही बचपना है, और ये बात तो ज़ुल्फ़िकार ने भी मानी थी कि इस बार लवेज़ा ने इसकी सोच को अपनी ज़हानत से क्रॉस किया था। तीनों प्लान्स का खाका उसकी जानिब से बनकर आया था, जिसे ख़त्मी शक्ल ज़ुल्फ़िकार सियाल ने दी थी। इन्हें जो काम करना था वो भी हो चुका था। अब सिर्फ और सिर्फ इन्हें वक्त पर शो करना था, और इस तरह करना था कि दुश्मनों के हाथों के तोते उड़ जाएं। वो मुतवक्का वक्त को सोचता मुस्कुरा दिया। एक से बढ़कर एक सबूत उनके पास मौजूद थे, लेकिन इन पत्तों को शो कब करना है ये उसने तय किया था। और एक फतह ने ज़ुल्फ़िकार की तसल्ली करा दी थी कि वो वहाँ बैठ कर जक नहीं मारा करती थी। लोग उसका नाम लेते थे क्योंकि वो नाम लिए जाने के काबिल थी। लोग उसे सराहते थे क्योंकि वो सराहे जाने के काबिल थी। यकलख ज़ुल्फ़िकार के जहन में ये मेल भेजे जाने का मंजर एक बार फिर लहराया था। प्लान सी, जैसा कि आपने मुझे बताया था कि आपके पास अपोजिशन पार्टी की करप्शन के सारे सबूत मौजूद हैं। हाँ, ये एक तगड़ा एक्शन हो सकता है, लेकिन कभी भी आप सिर्फ करप्शन साबित करके किसी की हुकूमत को नहीं गिरा सकते, या ये कह लें कि हुकूमत में आ नहीं सकते। देखिए मिस्टर ज़ुल्फ़िकार सियाल,
आपके दिमाग में फ़ौरन एक सवाल उठेगा कि बाहर के मुल्कों में तो ऐसा होता है। आपके ज़हन में कई एक नाम भी आ जाएंगे जिन्हें करप्शन की वजह से फांसी सुना दी गई, लेकिन वो तरक्की याफ्ता मुल्क थे और आप एक तरक्की पजीर मुल्क में रह रहे हैं। यहाँ सबसे ताकतवर सियासतदान है, ना ही अदलिया और ना ही अवाम। तो आपके पास बेशक करप्शन के सबूत हैं, लेकिन आप इन्हें प्लान सी में ही रखेंगे। इसके साथ ही साथ आपने अपना सबसे मजबूत हथियार करप्शन को ही बनाना है। यही बात आपकी अपोजिशन पार्टी को आपसे डराएगी। वो डरेगी तो आप भागेगी, और भागेगी तो आपकी बारी आएगी इंशाल्लाह। जुल्लैदैन के सेक्रेटरी ने उमेर ऊंची आवाज़ में पढ़ते एक जांचती नज़र जुल्लैदैन पर भी डाली, जो फक दाएं हाथ की मुट्ठी लबों पर दबाए सुकून से ये सब सुन रहा था। जो इब्राहिम के ख्याल में आखिरी चोट होती, इसे लवेज़ा ने पहले नंबर पर रख दिया था। जुल्लैदैन ने स्पार्ट रात के साथ इब्राहिम को मुखातिब किया। इनसे पूछो तो प्लान बी और ए में क्या रखें। उसके हुक्म पर इब्राहिम ने फौरी मेल की तो उसका जवाब फ़ौरन आया था। या तो वह मुकम्मल तैयारी करके बात करती थी, या फिर शायद नहीं, यकीनन वह जुल्लैदैन साल को अच्छे से जानती थी। प्लान बी में और कुछ नहीं, इन ताकतों का जिक्र कर दें जो इस वक्त आपकी राह में दौड़े अटका रही हैं। जहाँ जहाँ आपकी अपोजिशन टीम के मेंबरान जिमला वतन होकर छुपे हैं, असल में वही हैं जिनके हाथों में आपकी अपोजिशन पार्टी के दौड़े हैं। मैं सिर्फ मशवरा दे सकती हूँ, प्लान बी पर अमल करने के लिए सबूत आपने इकट्ठे करने हैं। जब तक आप आवाम को मौजूदा या अपोजिशन पार्टी का असल चेहरा नहीं दिखाएंगे, कोई आप पर यकीन नहीं करेगा। आप भी इनके कुछ नहीं लगते। वो इसकी अगली मेल का इंतज़ार कर रहे थे। यकीनी तौर पर मेल जल्द मसूल होनी थी, लेकिन काफ़ी इंतज़ार के बाद भी कोई जवाब ना आया तो जुल्लैदैन ने हाथ के इशारे से अगले प्लान यानी प्लान ए के बारे में पूछने के लिए सेक्रेटरी को कहा। उसने फ़ौरन समझते हुए मेल टाइप करना शुरू कर दी। मेल गए हुए भी 2 मिनट भी नहीं हुए थे कि उसका जवाब आया। प्लान ए, ये किसी को बताया नहीं जाता, किसी को दिखाया नहीं जाता। ये सिर्फ आप तक महदूद होना चाहिए। प्लान ए बाकी 2 प्लान्स के बाद कारआमद बनता है। इन 2 प्लान से मदद लेने के बाद प्लान ए को सामने लाएं। बात कहने का मकसद ये है मोहतरम, पहले 2 प्लान्स पर कामयाबी से काम कर लें। इंशाल्लाह मैं आखिरी वक्त तक आपके साथ हूँ। जैसे ही आप इन 2 प्लान्स में कामयाब हो जाएंगे, प्लान ए आपको बता दिया जाएगा। उसे अपने सेक्रेटरी से पढ़वाने की बजाय खुद पढ़िएगा। शुक्रिया। जुल्लैदैन के लबों पर एक खफीफ से मुस्कुराहट दौड़ आई। वो कितने अच्छे तरीके से उसे जानने लगी थी। उसने लैपटॉप सेक्रेटरी से लिया, एक 2 लफ्ज़ी ईमेल भेज दी, ओके मादाम। दूसरी जानिब लवेज़ा भी जानती थी कि ये मेल किसकी जानिब से भेजी गई है। अगले चंद दिनों में ही जुल्लैदैन को प्लान ए भेज चुकी थी, जिसका कुछ हिस्सा जुल्लैदैन की तवक्का के मुताबिक तो कुछ उसके लिए खासा छिटकार देने वाला था, जो उसके जहन में कई सवालात को जन्म दे गया था। वो कुछ देर मज़ीद माज़ी में डूबा रहता, मगर अपने मोबाइल की पिप पर जुल्लैदैन हाल में वापस लौटता सा झटक कर कुर्सी पर सीधा होकर बैठा और लवेज़ा के ईमेल निकाल कर मेल टाइप करने लगा। लेकिन हैरत बाशमा, तो उसे कुछ समझ ही नहीं आया कि वह मेल में क्या लिखे। वो हाथ ढीले छोड़कर बैठ गया, माथे को उंगलियों की पोरों से रगड़ा। शदीद हैरत तो इसे इस बात की थी कि वो पज़ल हो रहा था, लेकिन क्यों? इस क्यों का जवाब उसके पास नहीं था। वो शायद अपनी पसपाई का इकरार करते हुए डर रहा था। एक दफ़ा फिर अपनी अना के खोल को तोड़ते वो उंगलियों की पोरें कीबोर्ड पर रखते कुछ सोच कर मेल टाइप करने लगा। अस्सलाम वालेकुम मिस लवेज़ा, होप यू फील वेल। आपके दिए गए मशवरों का शुक्रगुज़ार हूँ और आज मुझे मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं कि आप एक काबिल कंसल्टेंट हैं। मैं अपने रूड रवैये के लिए, या यूँ कह लें मगरूर रवैये के लिए शर्मिंदा हूँ। मैं आपका शुक्रिया एक बार आमने सामने बैठकर अदा करना चाहूँगा। क्या आप मेरे साथ एक कप कॉफ़ी पीना चाहेंगी? इसने मेल लिखी, फिर पढ़ी। कई बार पढ़ने के बाद उसने वह मेल आगे भेज दी। ऐसा नहीं था कि वो उससे ज़ेरबार हो रहा था, बल्कि वो उससे कुछ सवालों के जवाब जानना चाहता था, मगर उसे इल्म ही नहीं था कि इस हस्ती से मिलने के बाद उसके सारे सवाल जवाब ही बदल जाने वाले थे। दूसरी जानिब सारा जो अभी ही काम से फारिग हुई तो उसने फ़ौरन जुल्लैदैन की जानिब से मौसूल हुई मेल पढ़ी और उसका दिल डूब गया। कई लम्हों तक निगाहें स्क्रीन पर टिकाए वो दिल की मधुम होती धड़क में अपनी समायत में महसूस करती रही। फिर खुद पर काबू पा लिया, जैसे वो हर दफ़ा जुल्लैदैन की ज़ियादती के बाद पा लेती थी। चलिए जुल्लैदैन साहब, ये एक अच्छी बात हो गई। कम से कम आपने अपनी ज़ात की एक अच्छी खूबी तो दिखाई। आप जिन लोगों को पसंद करते हैं उनके सामने गुरूर का चरखा उतार देने में आपको कोई दिक्कत महसूस नहीं होती। मुझ में भी एक खूबी है कि ज़्यादा देर मैं किसी को भी गलतफ़हमी में नहीं रखती, तो क्यों ना आपकी गलतफ़हमी भी दूर कर दूँ। लवेज़ा कम सारा खुद से ही हम कलाम होते अब जवाबी ईमेल लिख रही थी, और वो कुछ ज़्यादा लंबी नहीं थी। आपकी कामयाब कैम्पेन के बारे इंशाल्लाह ज़रूर। उसने मेल सेंड की और लैपटॉप शट डाउन कर दिया। उसे मज़ीद किसी से भी कोई भी बात नहीं करनी थी। अब जो बात भी होनी थी आमने सामने ही होनी थी। क्लासरूम में तमाम तलबा खामोश बैठे लेक्चर सुनने में मगन थे, सिवाय अमान और समर के। इस वक्त मिस सज्जन का लेक्चर चल रहा था, लेकिन अमान और समर अपनी बातों में मशगूल से बेनियाज नजर आते थे। उनकी बातों का मरकज़ आज की होने वाली तकरीब थी। यार मुझे यकीन नहीं आ रहा
कि आज तेरा निकाह है। अमान ने कोई तीसरी दफ़ा वक्फे से ये बात अपने साथ पास बैठे समझ से सरगोशी वाले अंदाज में कही थी। एक बात तो बता, कितनी दफ़ा ये कहेगा? वैसे ये बात तो काबिल गौर है कि मुझे भी यकीन नहीं आ रहा कि आज मेरा सजल के साथ निकाह है, लेकिन तुझे क्यों इस बात का यकीन नहीं हो रहा? मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। समर ने अब के उसको घूरते हुए कुछ उलझ कर पूछा, मतलब ये कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आज तेरा निकाह है और तुझे यहाँ यूनिवर्सिटी में होने की बजाय सैलून में होना चाहिए और तू यहाँ बैठ कर वक्त ज़ाया कर रहा है। हाय, अगर मेरा निकाह होता तो मैं 2 दिन छुट्टी करता, अपने आप को रगड़ने और निखारने में मसरूफ़ होता। वो उसकी अकल पर मातम करते हुए खोए-खोए लहजे में बोला और फिर इसकी तरफ अपना चेहरा वापस मोड़ते वो खफ़ीफ़ सा तंज़ कर गया। मज़े की बात, जिससे निकाह हो रहा है वो मैडम भी बिना रुके लेक्चर देने में मसरूफ़ है। वाह भई वाह! मैंने तो सोचा था कि सज्जल भाभी आज लेक्चर नहीं लेगी, तो मैं यहीं से सैलून जाकर फेशियल करवाऊँगा, खूब निखरूँगा। शायद तेरे फंक्शन में ही किसी को पसंद आ जाऊँ। अमान ने बालों में हाथ फेरते हुए बेचारगी से मुँह बनाकर अपनी हसरत नातमाम बयान की। मैंने तो छुट्टी करनी थी, बस सज्जल ने कहा कि अगर मैं पढ़ाने जा सकती हूँ तो तुम पढ़ने भी आ सकते हो, तो मैं इसके कहने पर आ गया। समर ने एक गहरा सांस लेकर अपने मुंह पर हाथ रखकर सरगोशी ने अंदाज में वजाहत की। इस लम्हे उसकी नज़र सामने उठी, जिसके बाद उसे महसूस हुआ कि सज्जल लेक्चर देते हुए इन्हें गुस्से से देख रही है। अभी से जोरू का गुलाम बन जा, वैसे भी तुझसे उम्मीद भी यही है। अमान ने आंखें घुमाते हुए मुस्कुराहट दबाई। मेरी इससे मोहब्बत है जो मैं इसकी बात मानता हूँ। समर ने जताते हुए इसकी बात का जवाब दिया। सज्जल वक्फे सिर पर नज़र डाल रही थी, जो इर्द गिर्द से बेनियाज होकर बातों में इस हद तक मशगूल थे कि इन्हें क्लास में होने वाले लेक्चर से भी गर्ज नहीं थी। उसने अचानक लेक्चर रोककर दोनों हाथ सीने पर बांध उनको मुखातिब किया। अमान और समर, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ? काफ़ी देर से मैं देख रही हूँ आप दोनों लेक्चर सुनने के बजाय अपनी गुफ्तगू में मगन हैं। समर अपनी खुजालत मिटाने के लिए किताब पे झुक गया, जबकि अमान सज्जल की जानिब मुतवज्जह हो गया। जी मिस, मुझे लग रहा है कि हम शायद फाइनेंस पढ़ रहे हैं। समर ने किताब से नज़र हटाकर जबरदस्ती से जवाब दिया। एक दफ़ा मिस्टर समर के लिए तालियां बजा दी। शुक्र है उन्होंने हमें बता दिया कि हम फाइनेंस पढ़ रहे हैं, हमें तो मालूम ही नहीं था। मिस्टर समर, अब ये भी बता दें कि हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं। सज्जन ने तंज़िया अंदाज़ में दाँत देते हुए वाले नज़रों से समर की तरफ देखा। सारी क्लास समर और अमान की तरफ ही देख रही थी। समर को सज्जन से डांट खाता देखकर अमान की हंसी छोड़ गई। अमान के ग्रुप में मिस सज्जन के अलावा क्लास में किसी को भी मालूम नहीं था कि आज इनका निकाह है। सज्जन समर की कज़न थी, जो कि उससे 2 साल बड़ी थी, मगर समर की ज़िद और लगन की बदौलत आज इनका निकाह था। मिस्टर अमान, आप की दान क्यों नहीं कर रही हैं? मैं वजह जान सकती हूँ? सज्जल अब अमान की तरफ मुतवज्जह होती इसको घूरने लगी। मैम, दरअसल हम लेक्चर पर तवज्जो देने की कोशिश तो कर रहे थे, मगर तवज्जो नहीं दे पा रहे थे। असल में ये तो आज बहुत खुश है, इसलिए तवज्जो नहीं दे रहा। तो मैं उसकी खुशी में खुश हूँ, इसलिए तवज्जो नहीं दे पा रहा। आखिर मेरा दोस्त है। अमान भाभी कहते कहते एकदम रुका और मासूमियत के सारे अधिकार तोड़ते हुए अमानी के जुमलों में अपनी बात का मफ़हूम पेश किया। पूरी क्लास में दबी दबी हंसी की आवाज़ गूंज रही थी। उसके बाद में छुपे मफ़हूम को समझकर सज्जल के चेहरे पर एक लम्हे को सुर्खी छा गई, मगर अगले ही लम्हे वो गुस्से से भरपूर लहजे में इन दोनों से मुखातिब हुई थी। अगर लेक्चर नहीं सुनना होता, क्लास में आने की ज़रूरत नहीं है और मिस्टर रहमान जहाँ हो वहाँ सुकून हो जाए, ये तो हो ही नहीं सकता। आप दोनों 1 मिनट से पहले मेरी क्लास से बाहर चले जाएँ और बाहर जाकर अपनी मीटिंग करें। अमान को तो पहले ही मूड नहीं था लेक्चर लेने का, वो तो मिस सज्जल का हुक्म सुनते ही अपना बैग कंधे पर डाल के सीधा खड़ा होता क्लास से जाने के लिए निकलने लगा। जब पीछे मुड़कर समर को देखा, जो अपनी जगह पर मौजूद था। मेरे भाई, गम ना कर, आजा चलते हैं, तुझे एक अच्छे से सैलून लेकर चलता हूँ। टाइम देख तो बजने वाले हैं, मौका मिला है तो इससे फ़ायदा उठा ले, तेरा आज निकाह है। अमान ने उसके कंधे पर हाथ रख के अपनी कलाई में बंदी घड़ी पर टाइम देख के उसको याद दिलाया, तो समर ने एक नज़र सज्जल को लेकर ताला लगाना निगाह क्लास में दौड़ाई, फिर अपना बैग उठाया और अमान के साथ क्लास से बाहर चला गया। समर, यार मुझे तो आदत है ऐसे बेइज्जती की, लेकिन आज तो तेरा निकाह है और आज ही फ्यूचर वाइफ से बेइज्जती होगी। चुप चुप चुप। अमान ने राहदारी में अपने साथ चलते हुए समर की जानिब शरारती अंदाज में देखकर कहते कह कहा लगाया, सर्दी और बेइज्जती जितनी महसूस करोगे इतनी ही महसूस होगी। दूसरी तरफ से लापरवाही से जवाब आया था, 1 मिनट, अंदर क्लास में तो तुम शर्मिंदा होकर ऐसे खड़े थे जैसे शर्म से पानी पानी हो गई हो। अमान जो अपनी बात मुकम्मल करके अपना मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था, उसने समय के लापरवाह से अंदाज पर अबरूज खाकर उसकी जानिब देखते कहा, कभी कभी ना चाहते हुए भी शर्मिंदा होना पड़ जाता है, ख़ास तौर पर जब सामने वो इंसान हो जिससे आपका रिश्ता उस्ताद और तालिब इल्म का हो और जो मुस्तकबिल में मुस्तकिल नए रिश्ते में जुड़ने जा रहा हो। उसने अपने तय समझदारी की बात की थी। ओह जी, अच्छा जी। अमान ने इसके बाद समझते हुए होंठों को गोल किया। अच्छा खैर छोड़, चल मैं तुझे इसी सैलून लेकर चलता हूँ जहाँ मैं जाता हूँ। बाल भी सेट करवाते हैं और मुँह भी चमकाते हैं। वो दोनों बातें करते हुए पार्किंग एरिया में आ चुके थे। कुछ ही देर में अमान ने अपनी गाड़ी जामिया के हाथे से निकाल कर ले गया था। इन दोनों का निकाह खुशी असलूबी से अंजाम पा गया था। निकाह की तकरीब में सज्जल की काफ़ी दोस्तें आई हुई थी, जिनको अमान मुस्कुरा के देख रहा था कि शायद कोई इससे मुतासिर हो जाए, लेकिन कोई भी इसकी जानिब मुतवज्जो नहीं थी।
सिया टू पीस पहने सलीके से सजे बाल, अपने हैंडसम लुक के साथ वो बिला शोभा बहुत वजीह लग रहा था। वो लड़कियों को मुतासिर करने की कोशिश में लगा और इसकी कोशिश लम्हे किसी हद तक कारगर साबित होगी जब इसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से एक पैगाम मौसूल हुआ। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। साथ ही एक दिल वाला इमोजी था। पैगाम पढ़कर ईमान पहले तो हैरान हुआ, फिर एक तायराना निगाह चारों तरफ दौड़ाई कि किसने किया है इसको मैसेज, मगर इस पहेली का कोई सिरा इसके हाथ ना आया था। जी शुक्रिया, मगर आप कौन? अमान ने इस जवाब में ही सवाल था। मैं जो भी हूँ इसको छोड़ें, अभी अनजान ही रहने दें। इतनी भी क्या जल्दी है, बस आप बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे, क्या हमारी दोस्ती हो सकती है? दूसरी जानिब से फ़ौरन जवाब आया। इस जवाब पे अमान को बेहद हैरानी हुई कि यहाँ है कौन। और फिर जगह से उठकर थोड़ी दूर जाकर खड़ा हुआ और कुछ सोचने के बाद इस नंबर पे कॉल मिलाई, जो एक बेल बजने के बाद ही काट दी गई थी। अरे कॉल मत करें अभी, मैं आपसे अभी कॉल पे बात नहीं कर सकती, इसलिए टेक्स्ट पे गुजारा करें। और अगले क्षण भी है जब तक मैं ना कहूँ आप मुझे कॉल नहीं करेंगे। मुकाबले ने मुद्दा बयान करते इस पर रोक भी लगाई। अच्छा चलिए ठीक है, ऐसा है तो ऐसा ही सही। अमान ने मुस्कुराते हुए जवाब लिखकर आगे भेज दिया। अभी एक तो मज़ीद पैगामात के बाद दूसरी जानिब से इजाज़त तलब की गई थी, जिस पर अमान ने भारी दिल से अल्लाह हाफ़िज़ लिख के सेंड कर दिया। मोबाइल वापस पैंट की जेब में डालकर वो वापस इस जगह आ गया जहाँ साहिल समर के साथ बैठा हुआ था, जबकि हाशिर कुछ देर पहले ही उठकर वॉशरूम गया था। तुम कहाँ चले गए थे? साहिल ने अमान को आता देखकर पूछा। कहीं नहीं, यही तो था, उसने सरसरी से अंदाज में जवाब दिया। अच्छा चले अब। साहिल खड़ा होता हुआ पूछने लगा। हाँ चलो, ये हाशिर कहाँ है? अमान की नज़र अब हाशिर को ढूंढ रही थी। वो वॉशरूम गया था, ये लो आ गया। साहिल बोल ही रहा था जब सामने से हाशिर आता हुआ दिखाई दिया। चलो यार अब इजाज़त दो हमें, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। तीनों बारी बारी समर से गले मिलके से इजाज़त लेकर वहाँ से निकल गए थे। अगले दिन समर और सज्जल की निकाह की खबर पूरी यूनिवर्सिटी में आग की तरह फैल चुकी थी। हर कोई समर और सज्जल को उनकी निकाह की मुबारकबाद दे रहा था, जिसको वो दोनों वसूल कर करके थक गए थे। यूनिवर्सिटी के बहुत से तलबा और समर के क्लास फेलोज़ ने तो बाकायदा इन दोनों से ट्रीट भी मांग ली थी, जिस पर इन दोनों ने राज़ी होते एक हफ्ते बाद अपने ख़ास मिलने वालों को अपने निकाह की ट्रीट दी थी। कुछ ही दिनों में वापस ज़िंदगी मामूल पर आ गई थी। अमान के फ़ोन पर इस अनजान नंबर से आने वाले मैसेजेस अब ज़ोर पकड़ चुके थे। वो दोनों ही रोज़ तकरीबन 1 घंटा लाज़मी मैसेज पे बात करते थे, मगर 2 हफ्ते गुजर जाने के बावजूद भी दूसरी तरफ से ना तो कॉल की डिमांड की गई थी और ना ही पहल। अमान ने भी इस मामले को खामोशी इख्तियार कर रखी थी। इसने अब तक अपने दोस्तों से भी इस बात को महफी रखा था। छुट्टी का दिन था और खिलाफ़े मामूल खिलाफ़े तवक्कुह तमाम ही अफराद घर पर मौजूद थे। अमूमन ज़ोया दैन और जहांज़ेब के लिए तो आजकल कोई भी दिन छुट्टी का नहीं होता था, लेकिन आज इस किस्मत से इत्तेफाक के तौर पर कोई जलसा या मीटिंग नहीं थी। सिर्फ जहांज़ेब सियाल को शाम में पार्टी की तरफ से दिए गए कि शाइया में जाना था, सो इस वक्त दोनों ही घर पर मौजूद थे। सबसे ज़्यादा की बात अनीज़ा के लिए खुशकुन थी। इस वक्त अलीज़ा अपने कभी कभार के शौक़ के मुताबिक किचन में कपकेक बेक कर रही थी, जबकि सायरा बाहर लाउंज में जहांज़ेब और अनीज़ा सियाल के साथ बातें करने में के साथ अपने मोबाइल पर भी कुछ मेल्स देखने में मसरूफ़ थी। ऐबक और अमान बैक गार्डन में नेट पर लगाए बैडमिंटन खेल रहे थे, जबकि ज़ुलैदैन दोनों को खेलते हुए देख रहा था। थका हारा ऐबक जब किचन में पानी पीने के लिए दाखिल हुआ तो सामने ही इसकी दुश्मन जहाँ पूरी महवियत से कपकेक से जाने में मशगूल थी। इसके पीछे जाकर उसे अपने हिसार में लेना चाहता था, जिसे अलीज़ा ने पहले ही भांप लिया। वो भी इसे चंद कदम के फासले पर था जब अलीज़ा की आवाज़ ने ऐबक के बढ़ते कदमों को ब्रेक लगाई। ऐसा कुछ सोचना भी मत मिस्टर हस्बैंड, अलीज़ा ने कपकेक्स पर क्रीम लगाते बिना मुड़े कहा। क्या यार अलीज़ा अभी तक नाराज़ हो, अभी तो मान जाओ ना। ऐबक ने उसका रुख अपनी जगह मोड़ना चाहा जब अलीज़ा ने काउंटर से छुरी उठाकर ऐबक की आंखों के सामने की ठंडी ही निगाहों से उसे देखा। यार क्यों जो है चंगेज़ खान की औलाद बन रही हो, ऐबक ने मिन्नत करने वाले अंदाज में कहा। वो अभी तक उससे उस दिन वाली बात ना बताने पर नाराज़ थी। तुमने मेरे बाबा को चंगेज़ खान बोला? अलीज़ा के तासुरात मज़ीद बिगड़ गए। हैं तो सही, तभी तुम जैसी हिटलर को पैदा किया है ना। ऐबक जलकर दिल ही दिल में बुड़बुड़ाते एक शीरीन मुस्कान चेहरे पर सजाइद से मुखातिब हुआ। तो मान जाओ ना तुम, इतने दिन से हवा हो और मेरा दिल बिल्कुल किसी काम में नहीं लग रहा। ऐबक ने दोनों कान पकड़ते मस्कीन शक्ल बनाकर कहा। ऐसा नहीं था कि वो इतने दिनों से सला ताल्लुक थी। सबके सामने वो नॉर्मल बर्ताव कर रहे थे, मगर अकेले में उसे अपने पास से भटकने ना दे रही थी। ऐबक से अली से मनाने की लाख कोशिशों में नाकामी के बावजूद भी इसे सच नहीं बता रहा था। मैं भी कहूँ ये मिस्टर सियाल को ऐबक सियाल को किचन में आने का ख्याल क्यों आ गया, जिसने आज तक अपने लिए खुद पानी डालकर नहीं पिया। अलीज़ा ने कुड़ कर छुरी वापस रखते जतलाते हुए अंदाज में कहा। अब मेरे दिल का सुकून किचन में हो तो फिर मैं कैसे किचन में ना आऊँ। ऐबक ने लहजे में शोही पर एक बार फिर अलीज़ा के नज़दीक आते हुए जवाब दिया। सोचना भी मत। अलीज़ा ने एक बार फिर से तनबीह की तो ऐबक रवनी सूरत बना गया। ये तुम मर्दों का मसला क्या है? औरत जब किचन में काम करती है तब तुम लोग इतने छिछोरे क्यों हो जाते हो? अलीज़ा ने नासमझी से सवाल किया। इसे रोमांटिक होना कहते हैं मैडम।
ऐबक ने पानी का गिलास भरते अलीज़ा की तस्वीर की। और ये रोमांस किचन में क्यों जागता है? अलीज़ा ने एक और सवाल दागा था। यार वो जब तुम किचन में काम करती हो ना, तो ये लापरवाह मसरूफ़ सा अंदाज़ बहुत प्यारी लगती हो कसम से। ऐबक ने आहिस्ता आवाज़ में अलीज़ा के कान के पास जाकर कहा, जिस पर अलीज़ा ने इसकी जानिब रुख मोड़कर कड़े तेवरों से इसे देखा। अच्छा, तो तुम्हारा मतलब है कि मैं जब लिपस्टिक से तैयार होती हूँ, लाखों के ड्रेसेस और मेकअप इस्तेमाल करती हूँ, तब कुछ नहीं लगती? और ये अफ़सा खुलिया तुम्हें प्यारा लग रहा है? ऐबक अलीज़ा को जैसे सदमा लगा था। अलीज़ा के साथ ऐबक को किसी खैर की खबर नहीं दे रहे थे। उसने फ़ौरन पानी का गिलास उठाते ही गुन बढ़ा कि अभी तो पिछला झगड़ा भी ना निपटा था। वी एक्चुअली मीन कि मैं ऐसे हर वक़्त किचन में घुसकर एक हाउसवाइफ़ की तरह रहूँ, जिनके परफ्यूम्स भी ये मसाले होते हैं, और जो मेरी ब्रांडेड परफ्यूम्स और कोलोन्स हैं वो मैं कचरे के डिब्बे में डाल आती हूँ। अलीज़ा ने सदमे से फूटती हुई आवाज़ में कहते हाथ में पकड़ी नोज़ल किचन काउंटर पर पटकी। अरे नहीं यार, मेरा वो मतलब नहीं था। ऐबक उसके गुस्से से हाइफ होता वो मुश्किल थूक निकल कर कहने लगा, मैं तो बस तुम्हें मनाना चाहता था। और नफ्सियात कहती है जब औरत कुछ पका रही होती है तो उसमें इस तरह के हार्मोन्स पैदा होते हैं जो उसे मज़ीद अट्रैक्टिव बना देते हैं। ऐबक ने बर वक्त बहाना गढ़ा, और ये यूज जैसी थ्योरी किस साइकोलॉजिस्ट ने दी है? सिर्फ ऐबक फ्राइड ने? अलीज़ा की बात पर बाहर से आते अमान का फलक शगाफ कह कहा फिजा में गूंजा, तो ऐबक भी किसयानी हंसी हंसता होफत छुपाने को सर खुजाने लगा। हाँ, सीरियस ऐबक फ्राइड, सीरियसली OMG अलीज़ा, आई मस्ट से बहुत कमाल का पंच मारा है तुमने। अमान ने हंसते हुए भरपूर ड्रामाई अंदाज में कहा, अरे वाह कपकेक बन रही हैं। अमान की हंसी का कोटा पूरा हुआ तो उसने अलीज़ा को बेकिंग ट्रे ओवन में रखते देखकर अदीनेपन से कहा, नहीं कबाब बनाने की कोशिश कर रहा था जिसमें तू हड्डी बनकर आ गया। ऐबक ने सर झटकते भाई को खश्मी निगाहों से घूरा। अरे मेरे भाई का रोमांस ख़राब हो गया। आई एम सो सॉरी बट लेट मी टेल यू कि आज तुम्हारी यहाँ दाल नहीं गलेगी, क्योंकि अलीज़ा तुम्हें भी सब्जियों की तरह चॉपिंग बोर्ड पर चॉप कर देने के मूड में है। अमान ने भाई के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। अलीज़ा ने इसके बाद पर जितलाती हुई नज़र ऐबक पर डाली। वैसे वो खबर सुनी थी ना कि गुस्से में एक औरत ने छुरी से अपने शोहर के छोटे छोटे टुकड़े बनाकर। अमान ने शहादत की उंगली और अंगूठी को थोड़ा सा फासला पर लाकर इशारा करते हुए, ओ गॉड अमान, दिल मत ख़राब करो, निकलो दोनों किचन से। अलीज़ा ने बुरा सा मुँह बनाकर अमान की बात काटते हुए कहा, अब उस शक्ल के साथ भी ये प्यारी लग रही होगी ना? अमान ने भाई के कान में कहा, जिस पर ऐबक इसे कड़ी निगाह से नवाजता से दूर हुआ। वैसे कबाब तो नहीं, मगर अपने भाई का कीमा बनवाने का पूरा इंतज़ाम कराया हूँ मैं। अमान किचन से निकलता अपना कंधा थपथपाता हुआ बुलंद आवाज़ में कहने लगा, अब तुम किचन से जाने का क्या लोगे? अलीज़ा एक बार फिर छुरी उठाते हुए कहा। जवाबन ऐबक के मस्कीन सूरत बनाने पर अलीज़ा ने छुरी उसकी जानिब बढ़ाई थी। बहुत ज़ालिम हो यार, ऐबक ने मन्नत-आमेज़ लहजे में कहा। जब अलीज़ा ने छुरी से भाई की जानिब इशारा किया और ऐबक मुहतरम शर्मिंदा से सर खुजाते बाहर निकल आए। किचन से निकलते ही अमान के मुस्कुराहटी नज़रों ने उसे हँसा थप्पा दिया था, जिसने इसकी बनती हुई बात बिगाड़ दी थी। उसकी नज़रों का तासुर समझते ही अमान ने अपने बचाव के लिए लाउंज की तरफ दौड़ लगा दी। कुछ देर बाद ही वो सब अफराद लाउंज में डेरा डाले खुशखबरियों में मसरूफ़ थे। यार भाई, आप अमेरिका में तो खुद खाना पकाते होंगे ना, तो कभी हमें भी अपने हाथ के जायके से आश्नास करवाएं। अमान को बैठे बैठे ऐसे ही हरी हरी सोचती थी। अभी भी कुछ देर उसे अनजान नंबर से बातचीत करने के बाद उसने मोबाइल जेब में और रास्ते ज़ुलैदेन को मुखातिब किया था। हाँ श्योर, बस ज़रा इलेक्शन से फारिग हो जाओ, फिर बिरयानी बनाकर खिलाऊंगा। ज़ुलैदेन ने मोबाइल से नज़रें उठाकर जवाब दिया और दोबारा कुछ टाइप करने में मगन हो गया कि ये सोशल मीडिया का दौर था और बज़ाहिर फारिग होते हुए भी मसरूफ़ होता था। दैट्स नॉट फेयर भाई, इलेक्शन में भी बस 3-4 दिन ही बाकी हैं। चलिए फिर सही। अमान किसी मासूम बच्चे की तरह कहते हैं सायरा की तरफ मुड़ा था। वैसे सायरा, क्यों ना हम लोग मिलकर पिछली बार की तरह डिनर रेडी करें? अचानक ख्याल आने पर सायरा से मुखातिब हुआ, जो अलीज़ा के साथ बैठे धीमी आवाज़ में कुछ बातें कर रही थी। हाँ, जब तुमने देगची के पेट से ज़्यादा अपने पेट में सामान डाला था। बात अमान की हो, ऐबक चूक जाए, ये तो मुमकिन ही नहीं था। वो कुछ दिन की संजीदगी के बाद से फिर से अभी जोन में आ चुका था, लेकिन अलीज़ा के साथ ताल्लुकात बहाल करने की कोशिश ताहाल जारी थी। तुम तो हो ही जल कुकड़े। तुम्हें चूँकि अलीज़ा के बदले की प्याज़ चॉप करनी पड़ी थी, इसलिए तुमने आज मुझसे कवारे के जलते हो कि मैं खाली अपने हिस्से का काम किया, तुम्हारी तरह बीवी के हिस्से का काम नहीं करना पड़ा। अमान ने ताक कर चोट लगाई कि ऐबक तिलमिला कर रह गया। अलीज़ा ने भी एक फ़कत उसे दूरी से नवाजा कि उसने तो प्याज ऐबक से छुप कर कटवाई थी। ज़ुलैदेन की पाकिस्तान आमद से चंद माह पहले सब ने मिलकर एक दिन तीनों को छुट्टी दी थी और खुद किचन का इंतज़ाम संभाला था। सारा चूँकि इन सब में सबसे ज़्यादा ताक थी, इसलिए उसने सबके ज़िम्मे कोई न कोई ज़िम्मेदारी लगाई थी और ऐबक अलीज़ा के ये भांडा आज अमान ने बीच चौराहे के फोड़ दिया था। अच्छा, पिछली बातें छोड़ो। ऐसा करते हैं कि आज हम एक बार फिर पिनो डे मनाते हैं, उसे छुट्टी देते हैं और रात के लिए बारबेक्यू का इंतज़ाम करते हैं, कैसा? सायरा ने बारी-बारी तीनों को सवालिया नज़रों से देखते हुए इनसे तायीद चाही। यस सायरा, जब ही तो मुझे इतनी अच्छी लगती हो, मैं हर बात फ़ौरी मान जाती हो। सिबल इसकी बात पर सबसे पहले अमान ही चार्ज हुआ था। फ्रेंड्स के लिए कुछ भी। सायरा ने हल्के से सर को हम देती हुई तारीफ़ वसूल की।
अच्छा ये डिसाइड कर लेते हैं कि कौन कौन क्या क्या करेगा। अब की बार वो अलीज़ा की जानिब मुतवज्जा हुई, जो काम का नाम सुनकर आय बाय शाय करने लगी थी। उसके ख्याल से तो आज के लिए कपकेक बनाना ही काफ़ी था, मगर हाय रे किस्मत, अब सारा की कही और अलीज़ा काम ना करे तो हो ही नहीं सकता था। इस बीच सारा ज़ोर-ए-रैन को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किए हुए थी। वैसे बारबेक्यू के लिए गोश्त तो रात भर मैरिनेट नहीं करना होता। ज़ुलैदैन, जो काफ़ी देर से खामोश की बातें सुन रहा था, बेसाख्ता ही गुफ्तगू का हिस्सा बना। वो शाम तक शायद फ़ारग तो रहा ही रहता, मगर न जाने कि उसका भी इस गैदरिंग का हिस्सा बनने का दिल सा किया था। ऐबक, तुम गोश्त साफ़ करके रोटियाँ बनाओगे? सायरा ने ऐबक की जानिब देखते हुए यूँ से काम सौंपा जैसे ज़ुलैदैन ने कुछ कहा ही ना हो। वो अब अलीज़ा की जानिब मुड़ चुकी थी, जबकि ज़ुलैदैन कीनत और नज़रों से उसे देखकर सोच रहा था कि क्या वाक़ई उसे सुन नहीं सकी। गोश्त को मैरिनेट मैं कर दूँगा। अपनी गलतफ़हमी को दूर करने के लिए खिलाफ़ तवक्कुह दोबारा गला खनकारता हुआ गोया हुआ। ऐबक, तुम फ़ौरन उठ जाओ, जो मैंने कहा है वो करो। अलीज़ा, इस बार तुम सलाद के लिए प्याज खुद काटोगी। वो हनीफ़ ज़ुलैदैन को इग्नोर करती ऐबक और अलीज़ा की जानिब मुतवज्जा होकर उनको हदायत दे रही थी। जहांज़ीब से अलीज़ा ने भी इस बात को महसूस करते एक दूसरे की जानिब देखा, मगर इस मामले में बोलने की उन्होंने कोशिश नहीं की थी कि अब इन्हें बस फैसला सुनाना था। और अमान, तुम सीखें तैयार कर रखोगे ताकि वक्त पर मुश्किल ना हो। उसने अब अगला हुक्म अमान को दिया, जिसकी नज़र ज़ुलैदैन की तरफ ही थी। सारा की तरफ से हुक्म मिलते ही उसे झट गर्दन इस बात में हिलाई। ज़ुलैदैन को तो अपना नज़रअंदाज किए जाने की सूरत नहीं पा रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था। वो सारा को एक लगाए और उससे पूछे कि आखिर उसके साथ मसला क्या है, वो क्यों उसकी बात का जवाब नहीं दे रही, मगर सबकी मौजूदगी में ज़ब्त किए बैठा रहा। ज़ुलैदैन की रात दिन की मसरूफियत की वजह से इन दोनों की इस दिन की तलख़ कलामी के बाद कोई बात ना हुई थी और एक दूसरे से सामना भी ना होने के बराबर था, मगर ज़ुलैदैन को अंदाज़ा ही ना था कि वो अलीज़ा की सूरत दरहकीकत मुसलसल साया से ही राब्ते में था। चलो सब उठ जाओ, जिसके ज़िम्मे जो काम लगाया है वो वक्त पर हो जाना चाहिए। मैं भी आकर देखती हूँ। साया ने हुरपटी की ज़ुलैदैन की सुलगती हुई निगाहों को मुकम्मल नज़रअंदाज कर इन तीनों को उँगली उठाकर तनबीह की। मुझे कुछ आसान काम नहीं मिल सकता? अलीज़ा ने मासूम शक्ल बनाकर पूछा। अलीज़ा, तुम्हें सिर्फ सलाद के लिए प्याज काटनी है, इसलिए चुपचाप किचन में जाओ और अपना काम करो। साया ने इसकी मासूमियत को हाथ में लाए बगैर हुक्म दिया। वो मुँह बनाती चारों में चारों उठ के किचन की तरफ चली गई। ऐबक भी अपने हिस्से का काम करने के लिए उठकर चला गया, जबकि अमान सुस्ती से सोफे पर टेक लगाए बैठा हुआ था। साया ने उसको मुखातिब किया। अमान, तुम्हारे काम ज़िम्मे भी काम लगाया है ना? चलो उठो। उसके कहा पर अमान झट से सीधा हुआ। जा रहा हूँ यार सारा, अभी तो ऐबक गोश्त की बोटियाँ बनाएगा, फिर मैरिनेट होगा, अलीज़ा प्याज काटेगी, जब तक मैं सीखे तैयार करके रख दूँगा। बल्कि हम ऐसा करते हैं ना, मसाला भाई से लगवाते हैं। सोफ़े की पुष्ट से टेक लगाए उसने सुस्ती से कहकर ज़ुलैदैन की तरफ इशारा करते हुए मशवरे से नवाजा था। मशवरे का बेहद शुक्रिया, मगर मैरिनेट मैं खुद ही करूँगी। मुझे किसी और के हाथ का मैरिनेट हुआ तो नहीं पसंद। सारा ने चेहरे पर एक ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट सजाए हुए मानसिक और साथ ही एक तेज़ नज़र ज़ुलैदैन पर डाली। ये समझती क्या है खुद को? ज़ुलैदैन मुँह ही मुँह में बुड़बुड़ाया था। अमान कंधे उचका के वहाँ से उठ गया। उसके उठते ही साया ने भी वहाँ बैठना गवारा नहीं किया और उठ के अपने कमरे की गली में जाने के लिए सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। ज़ुलैदैन, जो खामोश और तपा हुआ सा बैठा था, वो भी तीर की सी तेज़ी से उठकर सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ उसके कमरे की तरफ। सारा को सीढ़ियों पर किसी के कदमों की दमक महसूस हुई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो दम बहुत रह गई। तुम समझती क्या हो खुद को? मुझे नज़रअंदाज करके तुम क्या साबित करना चाहती हो कि तुम कोई तोप चीज़ हो? वो तैश के अले में चलता हुआ उसके करीब आकर सख्त लहजे में पूछने लगा। मैं क्या हूँ मुझे बहुत अच्छी तरह से मालूम है, लेकिन अपने दोस्तों की गुफ्तगू में किसी और की मुदाखलत मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, इसलिए मैं अजनबियों को जवाब देना पसंद नहीं करती। दोनों बाजू सीने पर बांधे हुए पूरे एतमाद से उसकी आंखों में देखकर जताते हुए लहजे में गोया हुई। मैं इस घर का सबसे बड़ा बेटा हूँ और तुम जानती हो हमारे बीच क्या रिश्ता है, इसलिए यहाँ से तुम्हारा मुझे अजनबी कहना सरासर गलत है। ज़ुलैदैन ब्लैक कब खामोश रहने वाला था। उसके यूँ कहने पर सारा के चेहरे पर एक तंज़िया मुस्कुराहट आई थी। ओहो! तो जनाब को याद है कि हमारे बीच कोई रिश्ता भी है, लेकिन मैं ये नहीं याद रखना चाहती इस रिश्ते को, इसलिए आप मेरे लिए सिर्फ़ अम्मा जान के बेटे और अजनबी हैं। तंज़िया अंदाज़ में कहकर वो वहाँ रुकी नहीं, बल्कि सीधा अपने कमरे में जाकर ठाक की आवाज़ के साथ दरवाज़ा बंद कर गई। पीछे ज़ुलैदैन के दिल में चंद लम्हों के लिए एक मिलाल सा जागा। अगले ही लम्हे उसने अपने कदम आगे बढ़ाकर उसके कमरे के बंद दरवाज़े पर दस्तक देने के लिए हाथ उठाया, मगर फिर न जाने क्या सोचकर अपना हाथ पीछे करता हुआ सर को तासुब से नफ़ी में हिलाकर वो तेज़-तेज़ सीढ़ियाँ उतरा, घर से क्या निकलता चला गया। पीछे अपने कमरे के दरवाजे से टेक लगाए खड़ी सारा की पलकों से दो मोती टूट कर गिरे थे। इन दोनों के बीच तलख़ी पहले भी कम नहीं थी, मगर जिस दिन ज़ुलैदैन ने लबीज़ा से मिलने के लिए कहा था, उस दिन से एक बेनाम सी उदासी ने उसकी ज़ात को अपने हिसाब में लिया हुआ था। वो चाहे मानने से इनकारी थी, मगर सच यही था कि उसे ज़ुलैदैन का लबीज़ा को अहमियत देना तकलीफ़ दे रहा था। दिल की लाख ज़ंजीरों में जकड़ ली, मगर वह फुरफराना तो नहीं छोड़ सकता, ना और ज़ुलैदैन से आल तो कभी। सारा खुदाबख्श की धड़कनों का अवलीन साज़ रहा था। मेरे रूबरू मेरे चार सू, तेरा इश्क तेरी मोहब्बतें, तेरे बाद भी मेरे हमनशीं, मेरे साथ हैं तेरी ख्वाहिशें, तेरी याद है अभी मेहरबान, मेरे दिल नशीं मेरे रास्ता, मेरा इश्क रहने दे राज में, ना बता पिया तू हकीकतें,
दिल नादा बता देना करे कैसे दुआए इश्क, इन्हें इल्ज़ाम दो जाना करे अखियाँ ख़ताए इश्क। ये नादा है कुछ न जाने मिले दिल को सज़ाए इश्क, सुनो दिलबर मिले क्यों कर मिले दिल को सज़ाए इश्क। इश्कम दारम इश्कम यारम, क्या गिला करो किसे दोष दूँ, ये जो दर्द है ये वबाल है। मेरी उंगलियां हैं उलझ गईं, ये जो रिश्तों नातों के जाल हैं। जो दिया बुझा मेरे प्यार का, क्या हुआ सारी थी साजिशें। मेरा इश्क रहने दे राज में, ना बता पिया तू हकीकतें। दिल नादा बता देना करें कैसे दवाए इश्क, इन्हें इल्ज़ाम दो जाना करें अखियाँ हताए इश्क। ये नादा हैं कुछ ना जाने मिले दिल को सज़ाए इश्क, सुनो दिलबर मिले क्यों कर मिले दिल को सज़ाए इश्क। इश्कम दारम इश्कम यारम, तू जुदा हुआ तो बिछड़ गया मेरे सामने मेरे देखते। लो बुझा दिया दिले ज़ार का मेरे सामने मेरे देखते। ना बिछड़ सके ना जुदा हुए मेरे दिलरुबा तेरी ख्वाहिशें। मेरा इश्क रहने दे राज में, ना बता पिया तू हकीकतें। दिल नादा बता देना करें कैसे दवाए इश्क, इन्हें इल्ज़ाम दो जाना करे अखियाँ ख़ताए इश्क। ये नादा है कुछ न जाने मिले दिल को सज़ाए इश्क, सुनो दिलबर मिले क्यों कर मिले दिल को सज़ाए इश्क। इश्कम दारम इश्कम यारम। शहर इक़्तिदार पर एक खामोश व तारीक रात ने पर फैलाए थे। सारा कुछ देर कबल ही जहाँ ज़ेबर ज़ुलेदैन सियाल के सिवा बाकी सबके साथ बारबेक्यू पार्टी बनाकर अपने कमरे में आई थी। ज़ुलेदैन तब का निकला अभी तक घर ना लौटा था। अनीज़ा के रब्ता करने पर उसने एक अचानक मीटिंग का कहकर जल्दी आने से माज़रत कर ली थी, जबकि दर हकीकत वो भी इस वक्त तन्हा अपने दफ्तर में बैठा सारा खुदाबख्श की तरह माजी के सफ़र पर गामज़न था। वो माजी जो अनगिनत गलत फहमियों और तलख़ियों की वजह से धुंधला गया था, धीरे धीरे उस पर से गर्द छटने लगे और एक मंज़र वाज़िया हुआ था। ये सारा खुदाबख्श के कमरे का मंज़र था जब जहांज़ेब सियाल और अनीज़ा सियाल उससे निकाह के मुतल्लिक बात कर रहे थे। हमारा इरादा तो यही है कि ज़ुलेदैन के बाहर जाने से पहले ये नेक फ़रीज़ा सर अंजाम दे दिया जाए, इसीलिए हमने अम्मा भी को भी अपने फ़ैसले से आगाह कर दिया है। आपको कोई एतराज़ तो नहीं ना बेटा? जहांज़ेब सियाल ने उसे हैरत में धकेला। वो अम्मा भी को मतला करने के बाद भी इतने पुरसुकून थे तो ये वाक़या कोई मौजज़ा ही था। अम्मा भी को कैसे वो अपने लाडले पोते के लिए पसंद आ गई, ये कैसे मुमकिन था कि उन्होंने बिना किसी वावेले के जहांज़ेब सियाल के फ़ैसले से इत्तेफ़ाक कर लिया हो, जबकि जहांज़ेब और अनीज़ा के तासुरात में से कहीं भी कोई बेचैनी या तफक्कुर न दिखा। उसे हैरत तो ये सोचकर भी हुई कि ज़ुलेदैन ने कुछ देर कबल ही तो उससे बात की है, तो फिर इतनी जल्दी उसने उन दोनों से कैसे बात कर ली? क्या वो लोग उनके इसके बिना कुछ कहे ही दोनों के दिल का हाल जान गए थे? इस सोच के आते ही ज़हन सायरा का चेहरा शर्म से गुलनाल हुआ। सायरा, बच्चे कोई बात है तो कह दो। अनीज़ा ने बगौर उसके चेहरे का उतार चढ़ाव देखते नरमी से इस्तफ़सार किया। नहीं अम्मा जान, ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोग मेरे लिए जो भी फ़ैसला करेंगे वो यकीनन मेरे लिए बेहतर ही होगा। सायरा ने तमाम मनफी सोचों को पीछे धकेलते सातमंदी से कहा। उसके दिल की अवली आरज़ू पूरी होने जा रही थी, तो उसे क्या एतराज़ हो सकता था भला? देखा अनीज़ा, अब यूँ ही परेशान हो रही थी। मैंने तो पहले ही आपसे कहा था कि ऐबक सायरा के लिए बेहतरीन इंतखाब है। इन दोनों की दोस्ती एक रिश्ते में ढल जाए, उससे अच्छी बात और कोई हो ही नहीं सकती। जहांज़ेब सियाल ने अपनी शरीके हयात को मुखातिब करके मुस्कुराते हुए लहजे में दर हकीकत सायरा के सर पर बम गिराया। यानी ये लोग इसका निकाह ऐबक से करवाने वाले थे, लेकिन ऐबक तो शायद अलीज़ा को। वो अलीज़ा के जज्बात जानते हुए भी कैसे ऐबक से निकाह कर सकती है, और वो भी तो ऐसा नहीं चाहती थी, मगर अब इकरार के बाद यूँ इनकार करना। चंद लम्हे पहले खुद ही तो इन्हें अपने बारे में कोई भी फ़ैसला लेने का इख्तियार सौंप चुकी थी। इस सोच के साथ ही सायरा को लगा उसे सांस नहीं आ रही। वो कैसे अपने वालिदैन से उनकी खुशी छीनती? उसके लिए बहुत हिम्मत दरकार थी, जो इस वक्त सायरा खुदाबख्श के पास मफ़कूद थी। उसे यकलख कमरे की दीवारें धड़ाधड़ खुद पर गिरती महसूस हुईं। ज़ुलेदैन को पता था ये सब? ये सवाल कुंडली मारकर उसके दिमाग में बैठा। उसका क्या रद्द-ए-अमल होगा इस सब पर? क्या वो उसके जज्बात से खेल रहा था? क्या वो जानता था अपने वालिदैन के फ़ैसले के बारे में? क्या इसीलिए इसने कुछ देर पहले से वो सब कहकर तकलीफ़ देने का कोई नया तरीका ढूँढा था? ये ज़हरीली सोचें सवाल दर सवाल उसके दिल दिमाग को चौके लगा रही थीं। उसकी इन वहशतनाक सोचों का सिलसिला एक बार फिर जहांज़ेब सियाल की आवाज़ पर थमा। चले आएँ, हमारी बेटी ने तो हाँ कह दी है, अब ज़रा आपके लाडले से भी बात कर ली जाए। वक्त कम है और काम बहुत ज़्यादा। जहांज़ेब सियाल की बात पर सायरा को कुछ तसल्ली हुई कि इसे पूरा यकीन था कि ऐबक खुद ही इन्हें मना कर देगा, मगर उसे इल्म ना था कि वक्त जब कोई फ़ैसला कर ले तो इंसानी तदाबीर किसी काम नहीं आती। मेरी बेटी, तुम नहीं जानती कि तुमने मुझे कितनी बड़ी खुशी से नवाजा है।
जहांज़ीब सैल उसके सर पर हाथ रखकर बाहर निकल गई तो अनीज़ा ने एक बार फिर उसे खुद में बीच दी। वह सत्य मुसरत से कहा। उनके लहजे से मुतरशिह व बेपाया खुशी का एहसास सायरा का दिल तड़पा गया। वो कैसे उनसे ये खुशी छीन लेती। अनीज़ा ने इसका माथा चूमकर जहांज़ीब सैल की तकलीद की तो उनके कमरे से निकलते ही सायरा खुदा बख्श की आंखें सैलाब ले आईं। इन आंसुओं में उसकी अवाइल उम्र के ख्वाब टूट कर बिखरे थे। उसने अपने पूरे दिल से दुआ की थी कि ऐबक इनकार कर दे या फिर ज़ुलैदैन को ये सब मालूम हो जाए। वह यकीनन अभी अनजान ही था, मगर कुछ दुआएं ऐसी भी होती हैं जो कबूलियत का दर्जा तो पाती हैं मगर उनकी एक कीमत चुकानी पड़ती है। और सायरा खुदाबख्श और ज़ुलैदैन सयाल अपनी अपनी दुआ की कबूलियत के लिए पूरे 10 साल तड़पने वाले थे। ये यकीनन उनके लिए एक सबक था कि वक्त के किए गए फैसलों का तोड़ अपने बर्वक्त दिए गए फैसलों से ही किया जा सकता है, वरना वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। कुछ लम्हे मसलहत पसंदी के लिए नहीं बल्कि हकीकत पसंदी के लिए मुख्तस होते हैं और ये बात वक्त उन्हें अच्छे से समझा देने वाला था। 19 साल ऐबक सैल हाथ में चाय का कम थामे वो सुकून हालत में अपने कमरे में बैठा कोई फिल्म देखने में महव था जब दस्तक की आवाज़ पर वो टीवी स्क्रीन पर ही नजरें जमाए उठा और दरवाज़ा खोल दिया। उसे लगा कि हमेशा की तरह अमान आया होगा उसको सताने और फिल्म के दौरान उल्टे सीधे सवालों से जिज करने के लिए, या फिर सायरा के पास जाने का पूछने के उससे कब बात करनी है कि वो खुद ही इन दोनों को इसके पास जाने से मना कराया था। मगर सामने ही अपनी माँ और बाप को एक साथ देखकर उसे खुशगवार हैरत हुई। अरे आप लोग आए आए, ऐबक तूने आने का कहकर टीवी ऑफ कर दिया। ये सयाल खानदान के बच्चों की आदत थी कि जब भी बड़ा उनसे बात करता तो वह सब छोड़कर मुकम्मल तवज्जो से उसकी बात सुनते थे। क्यों, हम नहीं आ सकते क्या तुम्हारे कमरे में? जहांज़ीब सयाल ने माथे पर बल डालकर मसनूई खुफगी का इजहार करते हुए इस्तफसार किया। क्यों नहीं डैड, बस आप और अम्मा जान एक साथ कम ही आते हैं ना, तो इसीलिए हैरान हुआ हूँ। ऐबक ने इन दोनों को खोजती नज़रों से देखते हुए अपना मुशाहदा बयान किया। और जब माँ और बाप एक साथ ऐसे औलाद के कमरे में जाने लगे तो समझ जाना चाहिए कि बात अहम है। ऐबक ने बात जारी रखते हुए कहा तो दोनों ही मुस्कुरा दिए। हाँ, बहुत ही अहम बात है, मेरे साथ आओ। जहांज़ीब सयाल ने कुछ सोचकर उसे हाथ के इशारे से अपने पीछे आने का अंदिया देते हुए कहा और बाहर की जानिब बढ़ गए। ऐबक ने अपनी हैरत छुपाते हुए सारे इस बात में हिलाकर उनके हुक्म की बजा आवरी की थी। खैरियत डैड? जहांज़ीब सयाल के स्टडी रूम में अपने माँ बाप के मुकाबले जगह संभालते उसने उनकी जगह इस्तफहामिया नज़रों से देखा। बेटा तुम जानते हो जैसे हालात चल रहे हैं, अम्मा भी का सायरा की शादी का इसरार करना, उसके लिए ये अजीब अजीब रिश्ते लाना, इसमें सायरा नहीं बल्कि हम सब के लिए भी बहुत एक परेशान कुन सूरत हाल है। सायरा हम सबको कितनी अजीज़ है ये कहने की ज़रूरत तो हरगिज़ नहीं है। जहांज़ीब सयाल ने दाहिने हाथ की अंगूठी से बुएं खुजाते हुए पुरसोच लहजे में बात का आगाज़ किया तो ऐबक ने उनकी बात पर तईदी अंदाज में सर हिलाया। बार बार वह बच्ची सयाल खानदान के लोगों की वजह से दुख सकती आई है पर इसने कभी शिकवा नहीं किया। ऐबक को इनकी इस बात से भी पूरा इत्तेफाक था। डैड आप सही कह रहे हैं, आई नो सायरा बहुत डिसहार्ट होती है मगर वो किसी से नहीं कहती, लेकिन मैं ये अच्छे से जानता हूँ बिकॉज आई कैन रीड हर माइंड, क्योंकि मैं इसका जहन पढ़ सकता हूँ। एंड इनफैक्ट मैं सोच रहा था कि हमें उसे इसमें से निकालने के लिए कुछ करना चाहिए, ऐबक ने पुरअज़म अंदाज में कहा। तो जहांज़ीब सयाल और अनीज़ा में मुस्कुराती नज़रों का तबादला हुआ। बेटा हम भी यही सोच रहे हैं और इस सिलसिले में तुमसे बात करना चाहते हैं क्योंकि तुम सायरा के बेस्ट फ्रेंड हो और वो अपनी हर बात तुमसे शेयर करते हैं। हाजिब सयाल ने जांचती हुई नज़रों से उसे देखते हुए कहा। इन तीनों को इल्म ना था कि अपनी हर बात ऐबक से कह देने वाली सायरा खुदाबख्श ने अपने दिल की अवली नाजों को इससे भी महफी रखा था। आप कहें डैड, मैं सुन रहा हूँ और जहाँ तक मुमकिन हुआ मैं आपकी मदद करूँगा, ऐबक ने समझते हुए सर हिलाया। बेटा हम लोग सोच रहे हैं कि सायरा को एक अच्छे मुखलिस इंसान के साथ एक मजबूत रिश्ते में बांध दिया जाए। जहांज़ीब सयाल ने ऐबक को गहरी नज़रों से देखते हुए अपनी बात रखी तो ऐबक को बेयकीनी ने आन घेरा। बट डैड यू मीन शादी? मगर मेरा मतलब है कि अभी तो वो बहुत छोटी है और यूँ एकदम ये फैसला वो हम सबसे दूर नहीं रह सकेगी और अभी इतनी जल्दी भी क्या है। ऐबक को समझ ना आई कि वो क्या कहे। वो बस इतना जानता था कि सायरा अभी ज़हनी तौर पर शादी जैसी तब्दीली के लिए तैयार नहीं होगी। ऐबक के चेहरे के बदलते रंगों को उसके माँ बाप ने कोई और ही रंग दिया था। बेटा हम इसकी शादी कर भी नहीं रहे, हमने अभी सिर्फ निकाह का फैसला किया है और फिक्र ना करो, इसे हम सबसे दूर भी नहीं रहना पड़ेगा क्योंकि हम तुमसे तुम्हारे और सायरा के निकाह की बात करने आए हैं। अनीज़ा ने मुस्कुराकर ऐबक को देखते हुए कहा तो ऐबक को लगा सातों आसमानों के सर पर आन गिरे हैं। जिस चीज़ का इसने कभी गुमान भी ना किया था उसके माँ बाप ने वो सोच भी कैसे लिया। वो दोनों मुस्कुराकर अपने बेटे के चेहरे के उड़ते रंग को देख रहे थे जबकि उनकी बात ऐबक पर क्या असर डाल रही थी इससे वो दोनों ही अनजान थे। उनके ख्याल में वो एक गैर मुतवक्का ख्वाहिश पूरी होने पर हैरान हो रहा था और सड़ी के दरवाजे पर खड़ा चौथा वजूद इस सारी सूरत हाल से किस कदर अजियत और तकलीफ़ का शिकार हुआ था। अंदर बैठे तीन नफूस इस बात से बेखबर थे। ज़ुलैदैन सयाल जो शाहज़ेब से तफसीली गुफ्तगू करने के बाद जहांज़ीब सयाल से बात करने आया था, स्टडी के दरवाजे पर पहुँचते ही जो अल्फाज उसने सुने वो इन अल्फाज की सदाकत पर यकीन नहीं कर पा रहा था। दरवाजे पर दस्तक के लिए उठा हाथ पीछे खींचता वो वहीं खड़े खड़े बुत बन चुका था। इसमें तो जैसे हरकत करने की भी सकत ना बचे थे। जिस लड़की को उसने अपने दिल में जगह दी उसके घर वाले उसे ऐबक से मंसूब करने का सोच रहे थे और वो ये क्या
और वो क्या चाहती होगी। तो जज्बे ज़ुल्यदैन सियाल ने उसकी आंखों में देखे थे, जिन रंगों को उसने सायरा के चेहरे पर छलकते देखा था, वो सब तो इस जानिब इशारा करते थे कि सायरा खुदाबख्श के दिल में भी उसके लिए वैसे ही जज्बात हैं जैसे उसके दिल ने सायरा के लिए महसूस किया है। मगर जहांज़ीब सियाल की अगली बात ने उसकी ये खुशफहमी भी दूर कर डाली है। ये कहना ज़्यादा बेहतर रहेगा कि अनजाने में उसे गलतफहमी किया था, गहराइयों में धकेल दिया। डैड में और सायरा कैसे एक साथ? मतलब आपने सायरा से पूछा, उसकी राय भी तो अहम है ना। एम्बर को जब कोई और बात समझ ना आई तो उसने ये नुक्ता उठा दिया, क्योंकि वो जानता था कि सायरा भी उसे एक दोस्त और भाई ही मानती है। यकीनन इस बात पर वो ज़रूर इनकार कर देगी। उसे इल्म था कि उसके माँ बाप सायरा की बात किसी सूरत नहीं टालेंगे। इस मामले में दोनों की सोच एक जैसी थी। वो दोनों ही ये समझ रहे थे कि दूसरा फरीक इनकार कर देगा, और यहाँ वो दोनों ही बेखबरी की मार खा गए थे। सायरा हो गई है बेटा, उससे हमारे फैसले से कोई एतराज़ नहीं है। तुम अपनी बात करो, क्या तुम्हें वो पसंद नहीं है? जहांज़ीब सियाल की इस बात ने दो लोगों के दिलों पर दो अलग अलग असर डाला था। जहाँ एम्बर को हैरत का शदीद झटका लगा, वहीं ज़ुल्यदैन सियाल के दिल में पहली गलतफहमी जन्म लिया। मगर दिल अब भी कहीं ये गवाही दे रहा था कि सायरा की आंखों में जो तासुर उसने देखा है वो झूठा नहीं हो सकता, वो गलत नहीं हो सकता। मगर उसका दिमाग उसके अनाव से उलझाई दे रही थी। इस वक्त गलती इन तीनों में से किसी की भी नहीं थी कि उनके वालिदैन उन सबके ही जज्बात से अनजान थे, मगर इन तीनों ने हकीकत छुपाने की सज़ा भुगती थी। ज़ुल्यदैन ने फ़ौरन अंदर जाकर जहांज़ीब सियाल से अपनी बात करने का अंदिया किया। ही था कि एबक के अल्फाज उसके कदमों को ज़ंजीर कर गए। ऐसी बात नहीं है डैड, इसे कौन नापसंद कर सकता है। इनफैक्ट उसका लाइफ पार्टनर तो बहुत कोई खुशकिस्मत इंसान होगा, मगर अभी मैंने इस बारे में कुछ सोचा नहीं है। एबक के सामने एकदम अलीज़ा का चेहरा लहराया। उसके दिल में आया कि जहांज़ीब सियाल को अपने जज्बात से आगाह कर दे, मगर वो एकदम ऐसा करने की हिम्मत न जुटा पाया कि अभी वो अलीज़ा को लेकर शकूक का शिकार था कि न जाने वो क्या चाहती है। सभी के लिए उसने अपने तई जहांज़ीब सियाल को टालने की कोशिश की थी, मगर उसके मुंह से निकलते अल्फाज ज़ुल्यदैन सियाल की समातों पर अज़ाब बनकर उठते थे। क्या एबक सायरा को पसंद करता है? इस सवाल ने ज़ुल्यदैन की सांसें खींच लीं। उसकी रही सही हिम्मत अनीज़ा सियाल के अल्फाज तोड़ गए थे। तो वो खुशकिस्मत इंसान एबक सियाल क्यों नहीं हो सकता? हम जानते हैं बेटा, तुम और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रह सकते हो। तुम दोनों की अंडरस्टैंडिंग कमाल की है। तुम्हारा सायरा की परवाह करना, उसका ख्याल रखना, ये सब क्या है फिर? वो भी तो तुम्हारे साथ कंफर्टेबल फील करती है। बेटा, जैसे आज तक तुमने एक दोस्त बनकर उसका साथ दिया है, एक लाइफ पार्टनर के तौर पर तुमसे बेहतर कोई सायरा के लिए हो ही नहीं सकता। और हम अच्छे से जानते हैं कि सायरा तुम्हारे लिए कितनी स्पेशल है। अनीज़ा की बात पर भाई खड़े ज़ुल्यदैन की आंखों के सामने वो सारे लम्हे किसी फिल्म की तरह चलने लगे, जब उसने सायरा को एबक के साथ हंसते देखा था। जब कभी भी वो एबक के साथ हंसती मुस्कुराती ज़ुल्यदैन को देखती तो फिर से अपने खोल में छुप जाया करती थी, और जब जब वो एबक की परवाह करती थी उसे वो सब याद आ रहा था। एबक को कब क्या चाहिए, वो दिन में कितने कप चाय के पीता है, ये सब सायरा खुदाबख्श से ज़्यादा बेहतर कौन जानता था। ये सब याद करते ज़ुल्यदैन सियाल के दिल में एक दर्द सा उठा। इस सारे मंजर में वो ये बात भी बिल्कुल फरामोश कर गया था कि सायरा तो एक बड़ी बहन की तरह अमान की भी हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ख्याल रखती आई थी। मगर जब इंसान की अक्ल पर जज्बात दिल का पर्दा पड़ जाए तो फिर वो कुछ भी सोचने के काबिल नहीं रहता, और यही इस वक्त ज़ुल्यदैन सियाल के साथ हुआ था। और तीन लोग अपने अपने मिदार में सब अच्छा होने की उम्मीद पर हर चीज़ के बिगाड़ का बायस बन गए थे। इस कहानी की चौथी किताई सबसे अनजान किताबों में से खपा रही थी। तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं है? अनीज़ा की बात के इख्तिताम पर जहांज़ीब सियाल ने एबक को अपने सामने खड़ा करते उसे कंधों से थाम कर सवाल किया, तो उससे गंग-सा बस इन्हें देखे गया। एबक, क्या हुआ बेटा? तुम्हें कोई एतराज़ है तो बिला झिझक कहो। हम तुम्हारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करना चाहते। अगर तुम मना करते हो तो हमदानी साहब ने भी अपने बेटे के लिए सवाल किया हुआ है, फिर हम उनको हाँ कह देंगे, क्योंकि अभी ये बहुत ज़रूरी हो चुका है। जहांज़ीब सियाल ने अपनी तई सिर्फ इसके छुपे जज्बात को बहारने के लिए हमदानी साहब का जिक्र किया, जबकि वो पहली फुर्सत में इन्हें इनकार कर चुके थे, और उनका इरादा सायरा को अपनी ही बेटी बनाकर रखने का था। वो एबक के बाद ज़ुल्यदैन से बात करने का इरादा रखते थे, मगर उन्हें अंदाज़ा ही ना था कि तरतीब का ये हेर फेर उनसे क्या फाश गलती करवा गया है। एबक के सामने हमदानी साहब के हमारे बेटे का सरापा लहराया तो उसने फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाया, जाके जहांज़ीब साल उसे किसी और ही पे राय में ले गए थे। थैंक्स माय सन। एबक जब तक कुछ समझता, जहांज़ीब साल उसकी पेशानी जुबान से अपने साथ लिपटा चुके थे। वो तो इतना ही बेयकीन था कि इस ख्याल से कि सायरा ने कैसे कैसे हाँ कर दी, पर वो शायद अपनी माँ बाप के सामने वैसा ही महसूस कर रही होगी जैसा इस वक्त वो खुद महसूस कर रहा था। यकीनन वो भी इसकी तरह चाहते हुए इनकार नहीं कर पाई होगी। उनकी गलतफहमी दूर करने की ख्वाहिश को अंदर ही दबाकर उसने सायरा के मुतल्लिक सोचा, जो खुद से वाबस्ता अपनों की उम्मीदों को बिल्कुल वैसे ही तोड़ नहीं पाई होगी जैसे इस वक्त वो अपने माँ बाप की आंखों में जलती उम्मीद के चिरागों को बुझाना नहीं चाहता था, मगर उसे इल्म ही ना था कि माँ बाप की उम्मीदों पर पूरा उतरते थे उसने किसी के दिल में पैदा होते मोहब्बत की एक नई कोंपल को अपने प्यारे उतरले रोन दिया है। एबक कुछ कहने की चाह दिल में ही दबाए बारी बारी अपने माँ बाप के गले ला मिल रहा था। जहन के पर्दे पर दो शिकवा खुदा
शिकवा निगाहें उभरी तो सर झटक कर अनीसा की बात सुनने लगा, जो इससे अपनी खुशी का इजहार कर रही थी। सारा खुदाबख्श तो बहुत अच्छी है, मचलते को लाते दिल को ये तवील देते वक्त वह भूल गया कि दिल कभी किसी की नहीं मानता। दूसरी जानिब दरवाजे के पास खड़ा ज़ुलैदैन सयाल शकिस्ता कदमों से वहाँ से हटता चला गया। उसकी समाइल को अपने माँ बाप की खुशी बड़े अल्फाज जो वह अब्बा के इकरार के बाद उसे गले लगाए कह रहे थे, इस वक्त किसी नोहे से कम न लगे। पहली बार ज़िंदगी में पहली बार ऐसा हुआ था कि अब्बा सयाल की खुशी से तकलीफ दे गई, तो ये वजह थी सारा खुदाबख्श। उसके दिल में ये बात किसी गिरा की तरह बन गई कि सारा अब्बा से मोहब्बत करती है, तभी तो उसने इसके लिए हाँ कर दी है। ज़ुलैदैन को हैरत नहीं गिरा कि जब वो साफ उससे कह चुका था कि वो बाबा साई से इस सिलसिले में बात करेगा, तो उसने इस वक्त उससे मना क्यों नहीं किया। उसे लग रहा था साया ने उसके दिल के साथ खेला है। उसे पहले ही ज़ुलैदैन से कह देना चाहिए था कि वह अब्बा को पसंद करती है। इस वक्त वो ये भी नहीं देख पा रहा था कि अब्बा की आंखों में तो किसी भी सायरा के लिए कुछ था ही नहीं। और खुद सायरा को उसने जब भी अब्बा के साथ देखा तो उनके दरमियान सिर्फ दोस्ती ही थी, जिसमें अब्बा के एक दोस्त एक भाई की तरह सायरा का ख्याल रखता था। इस वक्त इसकी सोचने समझने की तमाम सलाहियतें शायद कहीं दूर जा सोई थी। ये सब सायरा ने उसे चोट पहुँचाने के लिए तो नहीं किया। वो जान गई थी कि उसके लिए कैसा महसूस करने लगा है। दिमाग में कई मनफी सोचें एक साथ एक जंग से छिड़ गई थी। उसके एक के बाद एक जहरीली सोच पिछली को धकेलते आगे बढ़ने की कोशिश में थी। वो दोनों ही एक दूसरे के मुद्दे इल्ज़ाम ठहराते, फिर अपनी ही सोचों की नफ़ी करने लगते। नहीं, सायरा ऐसी नहीं है, तुम्हें क्या पता, तुम तो ज़्यादातर घर से बाहर ही रहे हो। सिर्फ चंद पल लगे थे और इसका दिल बदगुमानी के एक तनाव शजर के साए में जा बैठा था। दिल ने इसे एक बार सायरा से बात करने पर उकसाया तो वह दिल की मान गया, मगर इस ख्वाहिश का नतीजा भी खासा अंदोहनाक होने वाला था। शाम के धुंधलके साए गहरे होने लगे तो सायरा अपने कमरे से निकलकर लॉन में चली आई। वो नहीं जानती थी कि ऐबक ने जहांज़ेब सयाल और अनीसा को क्या जवाब दिया है कि वो दोनों ही इस वक्त रात के खाने के लिए जहांज़ेब सयाल के किसी दोस्त की तरफ गए हुए थे। अमान भी उनके साथ ही था। अनीसा ने जाने से पहले पीनो के हाथ से उससे भी साथ आने का पूछवाया, मगर उसने मना कर दिया कि वो एक बार ऐबक से बात करना चाहती थी, जबकि उसे उसकी झिझक पर महमूल कर गई। इन दोनों की गैर मौजूदगी के बायस आज कल से सयाल में किसी ने भी इकट्ठे बैठकर रात का खाना ना खाया था। अलीज़ा भी कुछ देर सायरा के पास बैठकर अपने कमरे में चली गई। उसके तबीयत देखते उसके इस्तफसार पर सायरा ने सर दर्द का बहाना बना दिया था। अलीज़ा को यही लगा कि वह सुबह वाले वाक़या को लेकर परेशान है, जबकि दरहकीकत वो इस वक्त ऐबक के सिवा किसी से भी बात नहीं करना चाहती थी। ऐबक भी शायद ऐसे ही किसी मौका की तलाश में था। सो अपने कमरे की खिड़की से सायरा को लान में टहलते देखकर वो भी बाहर की जानिब बढ़ आया। सायरा वो सोचों में गुम घास पर चहलकदमी कर रही थी जब अपने नाम की पुकार पर वो यकलख मोड़ी और सामने खड़े वो जुद को देखते ही पत्थर की हो गई। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों हाँ की? जब मैंने कहा था कि मैं बाबा सही से बात करूँगा, तो फिर क्यों किया मेरे साथ ऐसा? क्यों? ज़ुलैदैन सयाल के दहकते हुए लहजे में की बात पूछ सायरा खुदाबख्श को तड़पा ही तो गई थी। उसके सवालों से ये साफ ज़ाहिर था कि उसके जज्बे सच्चे थे। उसने इस बार ये सब सायरा को तकलीफ़ देने के लिए नहीं किया था। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किसी को भी नहीं कुछ कहा। मैं तो बस सायरा से बताना चाहती थी कि उसने तो उसका ही सोच कर हाँ की थी, मगर ज़बान ने लफ्ज़ों का साथ ही ना दिया। पर वो मुश्किल ही चंद अल्फाज अदा कर पाई कि आंसुओं का एक गोला हलक में अटका था। तुमने कुछ नहीं कहा तो बाबा साहब ने ये क्यों कहा कि तुमने अबक के लिए हाँ कर दी है? उसकी बात पर सायरा को लगा कि शायद जहांज़ेब सयाल ने वजाते खुद ज़ुलैदैन सयाल को इस बाबत बताया। उसने कुछ कहने के लिए मुँह खोला ही था कि आंसुओं की मज़ीद शिद्दत से दावा बोला। उस कुछ बोलने का इरादा वाक़िफ़ करते उसने ज़ोर से नफ़े में साह लाया। उसे सब बताना चाहती थी, मगर आंसू थे कि उमड़ते चले आ रहे थे। ज़ुलैदैन इसके यूँ रोने और सर हिलाने पर यही समझा कि उससे बात ही नहीं करना चाहती। क्यों किया मेरे साथ ऐसा? क्यों मेरे जज्बात की तस्लीम की? बोलो, जवाब दो। ये सब तुम मुझसे बदला लेने के लिए कर रही हो ना? अपने बचपन की अज़ियतों का बदला लेना चाहती हो ना तुम मुझसे? ज़ुलैदैन उसके रद्द-ए-अमल पर हज़ियानी अंदाज़ में उसका बाजू जकड़कर पूछने लगा। सायरा उसकी नफ़ी करना चाहती थी, मगर आंसू से कुछ की कहने का मौका ही नहीं दे रहे थे। न जाने ज़ुलैदैन को सामने पाकर उसे इतना रोना क्यों आए जा रहा था कि वो एक भी लफ्ज़ कहने से कांसी थी। इससे पहले कि सायरा कुछ कहती है, ज़ुलैदैन मज़ीद कोई सवाल करता ऐबक वहाँ आ गया। भाई, ये आप क्या कर रहे हैं? आप ऐसे किससे बात नहीं कर सकते। सच्चाई से नावाकिफ़ ऐबक ने ज़ुलैदैन के आखिरी चंद अल्फाज़ से कुछ और ही मतलब अख़ज़ किया था। इसे लगा कि ज़ुलैदैन पहले की तरह सायरा की किसी बात की वजह से गुस्से में आया हुआ है। अगर वो जान लेता कि वो क्या बात थी तो मर कर भी उन दोनों के पीछे आने का ना सोचता। दूसरी तरफ ज़ुलैदैन सयाल भी अपनी ही सोचों में मुकीद था। ऐबक ने तलखी से कहते सायरा का बाजू उसकी गिरफ्त से छुड़वाकर उसे अपनी ओट में किया। तुम बीच में मत आओ ऐबक, ये हमारा मामला है। तुम नहीं जानते कि उसने मेरे साथ क्या किया है। ऐबक ने ज़ुलैदैन ने दृष्टि से कहते उसके पीछे कांपती जलती सायरा को कीनतोज़ नज़रों से देखा। उसे इस पर ऐबक का सायरा पर यूँ हक जताना अच्छा नहीं लगा था। बस यही आता है इसे, जब देखो आंसू बहाती रहती है। ज़ुलैदैन को उसके आंसू देखकर नए सिरे से तप चढ़ी थी। दरहकीकत सायरा के आंसू नहीं बल्कि उसकी खामोशी थी जो ज़ुलैदैन को आज़ार दे रही थी। उसे सुनने का मुतमन्नी था और वो थी कि कुछ भी कहे बिना बस सोई जा रही थी।
भाई आप इस वक्त गुस्से में हैं, सो बेहतर है आप यहाँ से चले जाएं। हम बाद में आराम से बैठकर बात करेंगे। फिर आप मुझे बताइएगा किसने क्या किया है। अभी आप जाएं प्लीज़। ऐबक ने इस पर मज़ीद जुलैदैन के मिजाज के पेश नज़र सान से बात की कि वो इस वक्त मज़ीद किसी मामले में उलझना नहीं चाहता था। अभी इसे खुद साया से बात करनी थी, मगर इसकी नौबत ही ना आने वाली थी। नहीं, मुझे इससे इसी वक्त बात करनी है, सो तुम जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें हरगिज़ नहीं बताऊँगा किसने मेरे साथ क्या किया है। तुम इस मामले से दूर ही रहो। जुलैदैन ने इसकी बात को हवा में उड़ाते तेज़ लहजे में से वहाँ से जाने का कहा। भाई, मुझे लगा था कि आप बदल गए हैं, अपने गुस्से को काबू करना सीख लिया है आपने, मगर आप अपने रवैये से ज़ाहिर कर रहे हैं कि आप आज भी अपने गुस्से को दबाना नहीं जानते। ये कौन सा तरीका है घर के किसी फ़र्द का, ख़ासकर एक लड़की से बात करने का। इस वक्त यहाँ से जाने की ज़रूरत आपको है। ऐबक ने इस पर उसे खड़ी खड़ी सुना दी थी। तुम इस लड़की के लिए यूँ मुझसे बात करोगे जो। जुलैदैन इसे अपने साथ हुए धोखे का बताता इससे पहले ऐबक बोल उठा और फिर किसी के भी कुछ भी बोलने की ज़रूरत ही ना रही थी। ये लड़की मेरी होने वाली बीवी है और मैं किसी को भी इससे ऐसे बात करने की इजाज़त नहीं दूंगा। ऐबक के अल्फाज जुलैदैन से पर ठंडा पानी बनकर गिरे थे, जो उसके तमाम तर खोलते जज्बात को मुंजमद कर गए। ऐबक की पुष्पा उसी के सहारे खड़ी सायरा के आंसू भी इन अल्फाज पर टिटरा गए। तो क्या वो राज़ी था? इस सोच ने सायरा के आंसुओं को एक बार फिर बहने का मौका फराहम किया, जबकि इनसे कुछ फासले पर खड़ी अलीज़ा को पूरा कसरे स्याल अपने सर पर गिरता महसूस हुआ था। वह मुंह पर हाथ रखे किसी की भी नज़रों में आने से पहले ही वापस अंदर की जानिब भाग गई। जुलैदैन के भी बाकी तमाम तर अल्फाज उसके अंदर ही दम तोड़ गए थे। उसने मज़ीद किसी मज़ाहमत का इरादा तर्क करके फ़कत एक बेयकीन निगाह सायरा पर डाली और अपने कदम वापस मोड़ लिया। ये एक उम्मीद थी जो ऐबक के अल्फाज के साथ ही ख़त्म हो गई। उसकी मोहब्बत किस्सा पारीना बनी, जबकि सायरा को जुलैदैन की इस एक नज़र ने ही पत्थर का कर दिया था। रिलैक्स सायरा। इन दोनों के जज्बात से बेबहरा ऐबक भाई के वहाँ से निकलती सायरा की तरफ मुड़ते हुए नरमी से मुखातिब। क्या हुआ भाई, इतना गुस्सा क्यों थे? ऐबक का सवाल सायरा के लहू टपकाते दिल को मज़ीद छलनी कर गया था। वो मुझसे उनकी कोई कीमती चीज़ टूट गई। जज्बात बड़े दिल से ज़्यादा कीमती और क्या हो सकता था जुलैदैन सयाल के पास। सायरा तो ऐसी गंग हुई कि ऐबक से पूछ भी न सकी उसने क्या सोच कर हाँ की है। हर वक्त बात करने वालों के दरमियान सदियों की खामोशी ने डेरे डाले थे। कोई बात नहीं, अभी वो गुस्से में है, मैं इनसे बात करूँगा। उसने इसके सर पर हाथ रखते इसकी जानिब हल्का सा झुक तसल्ली दी थी। उस सारे अमल के पीछे उनसियत के सिवा कोई जज्बा ना था, मगर किसी को ये उसकी बेलौस मोहब्बत लगी। जुलैदैन सयाल ने अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठते एक पुरउम्मीद निगाह इस कुर्सी पर डाली थी और ऐबक के हाथ से सारा का सर थपथपाते और उसकी जानिब झुके तसल्ली देते देखकर उसने फौरी नज़रों का रुख मोड़ा कि वो अपने ही भाई की खुशियों का कातिल कैसे बन जाता। जुलैदैन ये देख ही ना पाया कि उसकी गाड़ी वहाँ से निकालने से भी पहले सायरा भाग कर वहाँ से निकल चुकी थी। पीछे खड़ा ऐबक खुद भी अपने कहे लफ्ज़ों को सोचते खुद ही हैरान हो रहा था। सोचो कि ये तकलीफ़देह सिलसिला मज़ीद चलता, मगर जुलैदैन सयाल के फ़ोन की बजती घंटी और सायरा के कमरे के दरवाज़े पर होने वाली दस्तक ने इन दोनों की वापस हाल में लापट रखा था। अमान, मैं इस वक्त सोना चाहती हूँ, हम भी किसी दिन चेस खेलेंगे। अपने दरवाजे पर मौजूदा मांग को टालकर वह बिस्तर पान लेटी कि सुबह बहुत से काम निपटाने थे। आजकल वैसे ही हाल भी कुछ कम तल्ख ना था। अम्मा जान, मैं बस घर के लिए निकल रहा हूँ। अनीता सयाल की तशवीह करवाते हुए उठ खड़ा हुआ था कि ज़माने में और भी बहुत कम है मोहब्बत के सिवा। यूनिवर्सिटी के वसीए और अजीज़ लॉन में जहाँ बजा स्टूडेंट कहीं बैठे बातों में मशगूल थे, तो कहीं कोई किताबों में सर दिए बैठा पढ़ने में मसरूफ़ था। आज अमान और समन ने भी किसी वजह से छुट्टी की थी, जबकि साहिल और हाशिर हसबैंड वो यूनिवर्सिटी आए हुए थे। साहिल तो किसी काम से सर के पास चला गया, लेकिन हाशिर एक कोने में घास पर बैठा मुनज़्ज़म मोबाइल स्क्रीन पर जमाए हुए था। वो अपने मोबाइल में इस कदर मगन था कि उसे अपने इर्द गिर्द का भी होश ना था। साहिल सर के पास से होकर अब सब इसकी तरफ आ गया था जहाँ हाशिर बैठा हुआ था। हाशिर। साहिल ने इसके पास पहुंचकर इसे 2-3 बार पुकारा, लेकिन जब हाशिर का मुसलसल मोबाइल में गुम पाया तो साहिल ने बुमें सुकेट कर उसके हाथ में पकड़ा मोबाइल छीना तो वो होश की दुनिया में आया था। क्या हो गया यार? हाशिर ने मुँह का जवाबिया बिगाड़ कर पूछा। कब से आवाज़ें दे रहा हूँ, कानों में रुई ठोंसी हुई है क्या? बाय द वे, किसने इतना मुस्कुरा कर बात कर रहे थे जो मेरी आवाज़ तक नहीं आ रही थी? साहिल ने तेज़ी से लहजे में उससे इस्तफसार किया, फिर कुछ याद आते ही इसके बराबर बैठ कर बुरुज खाते हुए जानना चाहा। पहले तुम मेरा मोबाइल वापस करो, फिर बताता हूँ। हाशिर ने साहिल के हाथ से अपना मोबाइल वापस लिया। तेरी मुस्कुराहट देखकर लगता है कि शायद हमारे होने वाली भाभी थी जिनसे इतनी दिलजमी से राज़ो न्याज हो रहे थे। साहिल ने उसकी जानिब देखकर शरारती अंदाज में कहते हुए एक आंख दबाई। ऐसे बोलकर मेरे ज़ख्मों पर नमक न छिड़क। और ये देख। हाशिर ने अपने मोबाइल की स्क्रीन साहिल के आगे की, जिस पर व्हाट्सएप की चैट ओपन थी और वहाँ ऊपर अमान का नाम लिखा हुआ था। हैं, तुम इतना मुस्कुराकर अमान से बात कर रहे हो? साहिल के लहजे में हकीकत हैरत दर आई थी जब हाशिर ने धीरे से हंसकर मोबाइल स्क्रीन की तरफ इशारा किया। चैट पढ़ ले। हाशिर के कहने पर साहिल ने जट चैट पढ़ी तो मुंह खोले कभी मोबाइल को देखता कभी हाशिर की तरफ। उसे कुछ समझ नहीं आई थी कि शायद, ओए, ये क्या चक्कर है?
जब तुम ओमान से बात कर रहे हो तो ये लड़कियों की तरह क्यों लिखा हुआ है? साहिल के इस तफसार पर हाशिर ने कहकहा लगाया। हा हा हा, ये लड़कियों की तरह इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि मैं वाकई लड़की बनकर उससे मैसेज पर बात कर रहा हूँ। ये मेरा नया नंबर है जो स्पाइस आपके पास नहीं है। बस इसी का फ़ायदा उठाया और अमान को तंग करने के लिए उसकी दीवानी बनकर मैसेज किया। ज़्यादा मज़ा तब आएगा जब उसे पता चलेगा कि ये हीना नहीं बल्कि हीना के पीछे हाशिर है। हाशिर अपनी बात मुकम्मल करके एक बार फिर से हंस कर कहा लगाकर हंस पड़ा था। हाँ हाँ हाँ, वाह ज़बरदस्त यार, मोबाइल दे, मज़ा आएगा, चैट तो पढ़ूँ। क्या आखिर हीना और अमान की प्रेम कहानी कहाँ तक पहुँची? साहिल हाशिर की बात सुन के खुद भी अपने हाथ पर ताली मारकर हंसता हुआ उसके हाथ से मोबाइल लेकर मैसेज पढ़ने लगा। इसी दौरान अमान का एक और मैसेज आया था। हीना, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। साहिल ने हंसते हुए इसका पैगाम पढ़ा। वैसे हाशिर, ये सब कब से चल रहा है? साहिल ने यहाँ ख्याल आने पर पूछा। समझ के निकाह वाले दिन ही मेरे दिमाग में ये ख्याल आया था, बस तब से ही चल रहा है, हाशिर ने हंसते हुए कहा। और कब तक चलना है अब ये सब? साहिल ने हंसते हुए पूछा। उसकी हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बात ही इतनी दिलचस्प थी। हा हा हा, बस 1-2 दिन और फिर से मिलने जाऊंगा। हाशिर ने एक और बाबा तीसरी की नुमाइश की। बच जाएगा उसके हाथों। साहिल ने हंसते हुए उसको डराना चाहा। देखा जाएगा, अभी चल, क्लास का टाइम हो रहा है, चलते हैं। हाशिर हंसते हुए वहाँ से उठ खड़ा हुआ। साहिल भी अपना बैग संभालता उठ गया। वो दोनों अब चलते हुए क्लास की जानिब जा रहे थे। जाने अब ये लोग अमान को पागल बना रहे थे या अमान से आगे उनकी बैंड बजाने वाला था, ये तय होना अभी बाकी था। समुंदर की जाग उड़ाती पुरजोर लहरें उसके कदमों तक आते ही मान पड़ जाती। यूँ लगता था जैसे उसके नाजुक खूबसूरत पैरों का पे ठंडे लम्ब से छूकर सलामी दे रही हों। आसमान और ज़मीन के दरमियान उड़ रहे परिंदे भी खुश में महवे रक्स टोलियों में गुनगुना रहे थे। हवा भी शरारत से कभी इसकी घनी जुल्फ़ों के पेचो खम से तो कभी इसके धानी आंचल से लिपट लिपट जाती थी। ऐसे में नरम रेत पर उसके आगे कदम बढ़ते कदम पीछे अपने निशान छोड़े चले जा रहे थे। सायरा के चेहरे की सुर्खी उफ़क़ पर फैली लाली से इस कदर मैल खा रही थी कि बताना मुश्किल था कि इन दोनों में से ज़्यादा हसीन मंज़र कौन सा है। थीं तो दोनों ही कुदरत की लाजवाब तहलीक। सायरा खुदा बख्श ने कुन अँखियों से साथ चलते खूबरू से ज़ुलेदैन सियाल को देखा। वो शहज़ादों सी आन बान वाला मगरूर शख्स उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा था। सायरा को याद आया कि यूँ इसके साथ चलने के लिए उसने कितनी अज़ियतें सही थीं, मगर बिलाही वो दोनों साथ थे। एक अरसे बाद इनके बीच सब सही ही होने जा रहा था। उसकी निगाहें महसूस करके ज़ुलेदैन ने गर्दन तिरछी की इसकी जानिब देखा तो सायरा ने सिर पिटाकर जज से नज़रों का ज़ाविया बदल दिया। उसकी इस हरकत पर ज़ुलेदैन से आके लबों के साथ आंखें भी मुस्कुरा उठी। वो अचानक ही उसके सामने आया। सायरा बर्वक्त कदम रोकती खुद ब मुश्किल उससे टकराने से बचा पाई थी और इसके यूँ अचानक सामने आने पर वो बुरी तरह बौखलाकर पीछे हुई, लेकिन मुकाबल ने उसे ज़्यादा दूर नहीं जाने दिया। इसके दोनों हाथों को मजबूती से थामता उसे मज़ीद पीछे हटने से रोक गया। अब वो दोनों आमने सामने एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल थे। तुम्हारा था, तुम्हारा हूँ और हमेशा तुम्हारा ही रहूँगा, तो फिर यूँ छुप छुप कर क्यों देखती हो? हक से देखो जो अज़ल से तुम्हारा ही है। ज़ुलेदैन की गंभीर आवाज़ सरगोशी में डली तो सायरा की धड़कनें बेतरतीब हुई थीं। वो उसकी चोटी पकड़ चुका था, जबकि मुकाबिल बेनियासा उसके हसीन चेहरे के खद-ओ-खाल में गुम हो रहा था। सायरा की हमदार रक़्स करती पलकें उसे सरमई सागरों में डुबो रही थीं। उसके यूँ महवियत से देखने पर सायरा के घाल लाल कंधारी अनार बने थे। ज़ुलेदैन प्लीज़। उसकी नज़रों के इर्तिकाज़ पर अल्फाज बमुश्किल सायरा इतना ही बोल पाई थी। उसके लबों से अल्फाज टूट-टूट कर अदा हुए जिसमें एक इल्तिजा थी कि उसे यूँ ना देखे। आपकी नफ़रत जानलेवा थी या आपकी मोहब्बत जानलेवा है? ये बात शायद मैं ज़िंदगी भर ना जान पाऊँ। उसकी धीमी सी नरम आवाज़ में झिलझिलाहट का अंसर नुमाया था, जो मुकाबिल के लबों पर जानदार मुस्कुराहट का सबब बना। बेशक मेरी मोहब्बत थी और इस मोहब्बत की शिद्दत सायरा की आंखों में बराह रास्त जानकर मोहब्बत से खोया हुआ। तुम्हारे दिल पर जमी तमाम गिले शिकवों की धूल में अपनी मोहब्बत की बारिश बरसाकर धो दूँगा। फिर इस शफ़ाफ़ आईने में हर रोज़ अपना अक्स देखकर मसरूर और शादाब रहूँगा। अपनी किस्मत पर कि इसने मेरे नसीब में सायरा ज़ुलेदैन सियाल का साथ लिखा। उसके माथे से अपना माथा जोड़े वो उसे प्यार भरे लहजे में बावर करवा रहा था। आप मुझसे मोहब्बत करते हैं? उसने लरज़ते लहजे में मुश्किल पूछा था। नहीं। इस एक लफ्ज़ी जवाब पर सायरा ने पट से अपनी आँखें खोली। एक पल को ठहर कर ज़ुलेदैन ने अपनी बात मुकम्मल की थी। इश्क करता हूँ। उसके मोहब्बत पर इस बात पर वो पोर-पोर शर्मसार हुई। एक उम्र उसकी नफ़रत का बोझ उठाते उठाते सायरा थकने लगी थी, लेकिन आज ज़ुलेदैन ने सायरा खुदाबख्श के ऊपर से ये बोझ उठा फेंका था, तो वो हल्की-फुल्की होकर खुद को हवाओं में उड़ता महसूस करने लगी थी। तुम करती हो ना ज़ुलेदैन से ज़ुलेदैन जैसा इश्क? उसकी ठोड़ी को 2 उँगलियों से ऊँचा करते उसने सायरा की रोशन आँखों में इस सवाल का जवाब पढ़ना चाहा, जो पलकों तले पर्दे तले छुपी थीं। मुझे देखो सायरा। ज़ुलेदैन की मोहब्बत भरी फरमाइश पर उसने अपनी लरज़ती पलकों की चिलमन उठाकर मुकाबिल की चमकदार बोलती आँखों में देखा तो वहाँ एक खुश इश्क की खूबसूरत दास्तान रकम थी। मेरी बात का जवाब दो। मुझसे मुझ जैसा इश्क करती हो?
आपके उसके लहजे में मान भरा सा था। उसने एक पल भी न लगाया, जा टकरार में सिर हिलाकर शर्माती हुई अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा गई। ज़ुलैदैन उस इकरार पर सरशार होता, दोनों हाथ अपने सर पर फेरता खुशी के बेपाया एहसास के साथ हंस पड़ा। फिर उसने एकदम ही उसके दोनों हाथ पकड़कर उसके चेहरे से हटाया, उसका हया से सूख पड़ता चेहरा अपने हाथों के प्याले में भर लिया। तुम्हें जब कभी मिले फुर्सतें, मेरे दिल से बोझ उतार दो। मैं बहुत दिनों से उदास हूँ, मुझे कोई शाम उधार दो। मुझे अपने रूप की धूप दो कि चमक सकें मेरे खदोहाल। मुझे अपने रंग में रंग दो, मेरे सारे रंग उतार दो। किसी और को मेरे ख़्याल से न गर्ज़ है कोई न वास्ता। मैं बिखर गया हूँ समेट लो, मैं बिगड़ गया हूँ सँवार दो। ज़ुलैदैन इस नज़म के ख़िताब अपने लब सायरा ज़ुलैदैन सयाल की शफ़ाफ़ पेशानी पर सब्ट किए। सायरा तेज़ी से उससे दूर होते पीछे को भागी, लेकिन उसके लहराते आंचल का कोना ज़ुलैदैन के हाथ में आ गया था। दुपट्टे के खिंचाव पर वह जूं ही पलटी, उसके कदम लड़खड़ाए, वो जराम से कमर के बल नीचे गिरी थी। लेकिन ये क्या, नरम रेत की जगह कमर सख्त फर्श से टकराई तो उसने एक आँख के साथ अपनी दोनों आँखें खोल दी। ना आसपास कोई हसीन नज़ारा था, ना ज़ुलैदैन की वो हालाहाना मोहब्बत, और ना ही समुद्र की शोर मचाती लहरें। वो गीली नरम रेत की बजाय अपने कमरे के फर्श पर कंफर्टर समेत चित पड़ी थी। वो एकदम उठ बैठी। ये उसे क्या हो रहा था? आज से पहले तो वो कभी इतनी बेइख्तियार ना हुई थी कि ख्वाब में ही ज़मीन बोस हो जाती। उसने खुद को मलामत की कि वो एक बेमहर इंसान की मोहब्बत को क्यों कर ना अपने दिल से निकाल पा रही थी। तफ़ है तुम पर सायरा खुदाबख्श, तुम्हारे ये बेतुके फ़ज़ूल ख्वाबों के सिलसिले तुम्हें रुस्वा कर देंगे। वह कवा में उठ रही हल्की हल्की टी-शर्ट पर ऐसे बेड का कोना पकड़कर खड़े होते हुए खुद ही अपने आप को लताड़ते हुए आवाज़ें बुलंद बोली, लेकिन उसके दिल ने इस ख्वाब को बेतुका फ़ज़ूल कहने पर भरपूर एहतजाज किया था। तुम भी आराम से रहो, ज़्यादा फ़िल्मी हीरोइन की तरह मचलने की ज़रूरत नहीं है। उसने फ़ौरी अपने दिल को भी डपटा था। जिस ख्वाब को हकीकत बनना ही नहीं था, उस ख्वाब पर दिल क्यों बेचैन व बेकरार था। यही बात उसके चिड़चिड़ेपन का सबब थी। कमर में उठ रहे दर्द को बर्दाश्त करते उसने घड़ी में वक्त देखा जो 5:30 बजा रही थी। दोबारा लेटने का इरादा छोड़कर वह वज़ू के इरादे से धीमे धीमे कदमों से चलती वाशरूम की तरफ बढ़ गई। उसे इल्म ही ना था कि सुबह सादा के ख्वाब अक्सर हकीकत बन जाया करते थे। मगर अभी मज़ीद कुछ इम्तिहान बाकी थे। जारी है।